तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं आप लोग यार। स्वागत है सबका फिर से आपके और हमारे एक और न्यू ओटाकू EXP 2.0 में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपके साथ एक न्यू मांगा लेके। दोस्तों मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो हैरान होता है कि वो तो ये क्या, ये मैं कहाँ गया, वो कि क्या चल रहा है मेरे साथ। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक सुंदर सी सुशील सी लड़की को। ये मुझे कहीं से भी सुशील नहीं लग रही, पर ये बहुत ज़्यादा हॉट है। वो कहती है कमोन प्रिंस आइए थोड़ा मजा करते हैं एक ही बेड पे घपाघप। और उस लड़की को देख के हमारा हीरो बहुत शर्मा भी रहा था, हैरान भी हो रहा था। वो तो क्या एक लड़की मेरे कमरे में, पर ये कैसे यार, ये कैसे हो सकता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, मैं आखिरकार कौन से टाइमलाइन में आ गया, ये क्या चल रहा है। फिर तभी दरवाजा टूटता है और हमारे हीरो कहते हैं अरे यार ये चल क्या रहा है, अब कौन आ गया यार। वो लड़की भी कहती है कौन आ गया मेरे कमरे में बिना पूछे। और वहाँ कोई बंदा आया होता है जिसने गेट तोड़ दिया होता है। बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वो कहता है ब्रदर इन लो, आखिरकार तुम यहाँ किसी और लड़की के साथ मजे कर रहे हो, तो फिर मेरी बहन का क्या, तुमने मेरी बहन से शादी की है और तुम किसी और लड़की के साथ कुछ गुटलगू कर रहे हो। और ये सुनने बाद हमारे हीरो हैरान होता है। वो तो क्या शादी, मैंने किससे शादी की यार, मैं तो अब तक यार कमा रहा हूँ, सिंगल हूँ मैं तो अब तक है। उसके बाद वो कहते एक मिनट शादी, पर ये कैसे, नामुमकिन है, तुम्हें जरूर कोई गलत फैमिली हुई है और तुम मेरे ब्रदर इन लो, ये कैसे हो सकता है, ये चल क्या रहा है, मामला क्या है, मैटर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। एक वक्त बदल गया, जैसे बात बदल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बंदा कुछ नहीं सुनता, वो बंदा हमारे हीरो की मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मारता है। वो कहता है ये ले तेरी बेटी के लिए, ये ले मेरे पूरे परिवार के लिए, तेरी हिम्मत कैसी मेरी बहन से शादी करने की, अगर तुझे मेरी बहन पसंद ही नहीं थी, ये ले मॉन्स्टर। तो लात सीधा जाके हमारे हीरो के मुंह के ऊपर जाके गिरती है और हमारा मुंह खिड़की तोड़ के बाहर जा रहा होता है। और उसके बाद क्रैश लैंडिंग, यही होना था हमारे हीरो के साथ, यही होता है यार, ये नॉर्मल है हीरो की क्रैश लैंडिंग। सो यहाँ क्रैश लैंडिंग, वो भी खतरनाक, वो भी जमीन के, वो भी मुंह के। धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठा होने लगते हैं। वो तो अरे क्या हुआ, कौन मर गया, अरे क्या हुआ, ये लड़का कौन है लाल बालों वाला। वो हमारा हीरो कहता है अरे यार बहुत जोर से लगी, अरे मार डाला रे। वो बंदा कौन था, वो मुझे बाबा ब्रदर इन लोग कह रहा था, यार चल क्या रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा मुझे। तो अभी लोग कहते हैं अरे इससे दूर हटो, अरे यार ये तो जू है यार, हट यार ये है। हमें लगा कोई बड़ा महान नेता होगा गिरा होगा, ये तो जू है, ये तो बेकार है, इस पर ध्यान मत दो, सभी लोग अपने अपने काम पे चलो, ये बेकार है, ये नॉनसेंस है, ये तो बस धरती पे एक बोझ। ये सुनने बाद हमारे हीरो कहते हैं एक मिनट, इन लोगों का मतलब क्या है, आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं बेकार हूँ और इस दुनिया में हमारे हीरो की इज्जत इतनी कुछ खास नहीं होती, बस गली के कुत्तों जैसी होती है इसकी इज्जत। अभी उसे दर्द होने लगता है। वो कहता है अरे बाप रे मेरा सर, अरे मुझे दर्द हो रहा है, आई पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अरे मर गया रे। फिर तभी हमारे हीरो के सर के ऊपर बहुत जोर से करंट आने लगता है और अरे मुझे दर्द हो रहा है, अरे कौन, अरे मेरा सर कौन मार रहा है मुझे। फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम सू होता है। वो कहता है अरे यार दर्द हुआ, मेरा सर अभी भी दुख रहा है, पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है मेरे साथ, पहले से जिंदगी झंडा है और क्यों हो रही है। और फिर वो देखता है, वो अपने आप को एक बहुत बड़े कटोरे में पाता है। वो कहता है ये तो एक कटोरा है, क्या मैं किसी का खाना बनने वाला हूँ, अरे ये चल क्या रहा है यार, जिंदगी मेरी झंड है। पीछे से एक आवाज़ आती है, वो किसी को नोटिस करता है पीछे। वो तो है कौन है। फिर तभी आवाज़ आती है कि ए बच्चे, तो फाइनली तुम उठ ही गए। मैं उस बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। वो कहता है फाइनली इतने सालों बाद एक इंसान, आय हाय मज़ा ही आ जाएगा। और हमारे हीरो को उसके देख के पूरी फट चुकी है। वो कहता है अरे माँ की आंख, अरे ये कौन है यार। वो उसकी हालत आप देख ही सकते हैं, कितना खौफनाक, कितना डर चुका है, ये बेचारा बच्चा है अभी, ये डर चुका है। उस बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे दब जाता है। वो कहता है अरे सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज़्यादा टेस्टी भी नहीं हूँ, मेरे अंदर खून भी नहीं है, मैं सिर्फ हड्डियाँ। आप मेरी हड्डियों से अपने दांत साफ कर लेना, प्लीज़ मुझे खाइए मत, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ। और फिर वो बूढ़ा आदमी एक गॉड में बदल जाता है। वो कहता है बस साले अपनी आंखें खोल के देख, तेरे सामने देख, स्वयं खुद गॉड आए हैं, मैं खुद गॉड तेरे सामने आया हूँ, अपनी आंखों का ढक्कन खोल के देख नालायक। तभी हमारा हीरो उसे देखता है। वो एकदम मासूम सा कहता है दादाजी आप कौन है, आप तो पहले मॉन्स्टर में थे ना, आप तो एक जायंट बन गए थे ना, अब आप एक बुढ़े में कैसे बदल गए, एक गॉड में कैसे बदल गए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ। फिर तभी वो बूढ़े यानी वो गॉड एकदम छोटा सा, एकदम उसके साइज जितना होके उस कटोरे में आता है। वो कहता है साले तू मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है। तो अपने पहने हुए जूते की टांग के जो फटा हुआ मोजा है उससे जोर से हमारे हीरो के मुंह के ऊपर मारता है। वो कहता है साले तेरे कहने का मतलब क्या, आखिरकार मैं तेरे को क्या कोई जायंट दिखता हूँ, कोई बुरा गॉड दिखता हूँ, साले मेरी बात सुन, तू मर चुका है, मैं तेरे को रीबोर्न किया है इस शरीर में, साले मेरा तो तुझे शुक्रिया करना चाहिए, तू मुझे गालियाँ दे रहा है। तो उसे समझाता है। वो कहता है देख तेरी मृत्यु वो टाइम से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए गॉड्स ने मुझे कहा कि मैं तेरे को रीबोर्न करूँ और मैंने
तेरे को इस दुनिया में रिबॉर्न कर दिया है। दे भाई, इस बंदे की किस्मत बहुत ज़्यादा फटी हुई है, तो तेरे को अब इसका पास्ट ठीक करना है। और पॉइंट नंबर 1, मैं तेरे को यहाँ क्यों लाया हूँ, मैं तेरे को 6 शर्तें बताता हूँ। उसके बाद वो बताने लगता है, पर हमारा हीरो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो तो उसके मोजे को सूंघ रहा होता है। वो तो अरे बाप रे, ये तो पॉइजन से भी ज़्यादा गंदी बदबू है, अरे ये मुझे मार डालेगा। वो उसे शर्तें समझा रहा होता है, पहली शर्त ये है, दूसरी शर्त ये है। मैं यार बोर हो चुका हूँ ये शर्तें सुन के। हमारा हीरो उसकी बदबू को सहन नहीं कर पा रहा। वो कहता है अरे बाप रे, ये मुझे बिना मारे ही, ये मैं पहले से मर चुका हूँ, ये मुझे और मार देगा अपनी मोजे की बदबू से। अरे माँ की, कोई मुझे बचा लो रे इस बुढ़े से। उसके बाद हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो उसकी बदबू सूंघ के मर ही जा रहा होता है। वो कहता है अरे माँ की, अरे मैं लगभग, हाँ मेरा टाइम आ गया, मैं जाने वाला हूँ, गुड बाय, मुझे दुआ में याद रखना। और फिर वो बुढ़ा यानी वो गोल्ड उसे 6ठी शर्त बता रहा था। वो कहता 6ठी शर्त यह है कि तुम्हें वहाँ पे सभी लड़कियों के साथ खेलना होगा और अपनी कल्टीवेटर पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? फिर हमारा हीरो उसकी बातों से बोर हो जाता है, वो परेशान हो चुका है। वो तो साले बुढ़े, अपना पैर तो कम से कम मेरे सर से हटा, साले मार ही जा, तू तो साले मुझे मार ही डालेगा अपने जो मोजे की बदबू से। वैसे भी मरा हुआ ही हूँ, तुम मुझे और डबल मार देगा। और फिर हमें गॉड को दिखाया जाता है जो उस पर चिल्ला रहे थे कि तू साले पागल हो चुका है क्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई है गॉड को मारने की, साले तेरे बाप की उम्र का हूँ, उसका लिहाज क्या कम से कम मेरी उम्र का। फिर हमारा हीरो उस पर चिल्लाने लगता है, तो साले कम से कम मैं तेरा पोते की उम्र का हूँ, कम से कम मेरा तो थोड़ा लिहाज क्या कर, साले अपना पैर मेरे मुंह के ऊपर रख दिया, साले तेरी मोजे की बदबू कितनी ज्यादा गंदी थी, साले पॉइजन से भी ज्यादा गंदी थी, किसी के पार से भी ज्यादा गंदी थी, तू साले मुझे मार रहा होगा, मार देगा। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरा कॉलर पकड़ने की, उस चीज को छोड़ जो मैं तेरे को वो 6 नियम बताए थे, क्या तुझे वो याद है, तू मुझे बस ये बता दे। पर हमारा हीरो कहता है क्या 6 नियम, अरे मैंने तो सुना भी नहीं, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। फिर अभी ऊपर से रोशनी आ रही होती है और हमारे गॉड साहब हमारे बुढ़े आदमी कहते हैं कि अरे लगता है टाइम खत्म हो चुका है, यानी टाइम खत्म हो गया और इसने मेरी बातों पे ध्यान भी नहीं दिया, अब मैं क्या करूँ इसके साथ। फिर तभी वो एकदम अपने बड़े वाले जायंट की फॉर्म में आ जाते हैं और हमारा हीरो उन्हें देख के डर जाता है। और फिर हमारा हीरो कहता है अरे बाप रे, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, ये तो फिर से अपनी जायंट फॉर्म में आ गया। और क्या ये स्वर्ग है, क्या सच में मैं मर चुका हूँ, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा यार, मैं आखिरकार क्या देख रहा हूँ, मैंने तो क्या पाप किए हैं या फिर पुण्य किए हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तभी हमारे गॉड एक डेथ ऑफ स्वॉर्ड नाम का एक कोई पेपर अपने हाथ में, यानी एक रोल अपने हाथ में निकालते हैं। वो कहते हैं इसमें बहुत सारे मटेरियल आर्ट वगैरह सब कुछ लिखी हुई है और यहाँ तक कि तुम तुम जिसके शरीर में हो वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, मतलब कि एक वेद है, तो तुम्हें अब उसका काम करना होगा और इसमें सारी नॉलेज भी है जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें सारी ज़रूरत की चीज़ें तुम्हें इसमें मिल जाएगी। और फिर हमारा हीरो उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो कहता है यानी सच में, यानी मैं एक डॉक्टर हूँ इसमें, यानी और इस चीज़ों में और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है यानी वो सबसे में मेरा काम आ जाएगा, यानी गॉड ऑफ डेथ ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है, यानी मेरे पास सुपर पावर यानी कल्टीवेटर, यानी मैं गॉड बन जाऊँगा, क्या बात है। फिर वो कहता है कि यहाँ मैं एक मेडिकल स्कॉलर हूँ, तो ठीक है अब मैं समझ गया है और ये स्क्रॉल सच में मुझे और ज़्यादा पावर देगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए एक एडवांटेज है। सूंघता है और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है, यानी उसके पैरों की उसके जो पैर होते हैं उससे भी ज़्यादा गंदी बदबू। वो कहता है अरे बुड्ढे साले, इसमें तो भयंकर बदबू है, क्या तूने इसे अपनी वहाँ जी लुका के रखा था क्या, जहाँ पे लोग अपने वो चीज़ छुपा के रखते हैं। फिर वो बुढ़ा गॉड कहता है अरे ये पेपर इतना ज़्यादा मुझे लगा कोई काम का नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने इसे उसे वहाँ रखा था, तुम फिक्र मत करो, इसके 2 पीस हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम इसे अब सूंघो मत, तुम बस इसे धो के अपने पास रखा करो और हाँ टाइम टू टाइम नहाया करो। और फिर हमारा हीरो वापस दुनिया में जा रहा होता है, यानी उस दुनिया में जहाँ पे इसे फिर से भेजा गया था, वो उस दुनिया में जा रहा होता है। वो कहता है अरे मैं एक दिन बस वापस गॉड बन जाऊँ, मैं इस बुड्ढे को देख लूँगा, मैं इसे पक्का मार डालूंगा। तभी हमारे हीरो की आँख खुलती है, वो वापस उसी जगह पे होता है जहाँ से वो बेहोश हुआ था, टाइम वहीं पे रुका हुआ था। फिर वो देखता है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, यानी कुछ भी नहीं हुआ, क्या ये मेरा सपना था या हकीकत। कहता है कि अरे हाँ वो स्क्रोल मुझे याद आया, नहीं ये सब कुछ सच है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा, एक मिनट मुझे वो स्क्रोल के बारे में याद आया, यानी ये सब सच था, अरे हाँ यानी मेरे दिमाग में वो आ रहा है। फिर वो चिल्ला के कहता है फाइनली आखिरकार मेरे पास भी अब एक सुपर पावर आ जाएगी, मैं भी कल्टीवेटर बनूंगा, यस मैं भी अब एक गॉड बनूंगा। और उसके पास एक चिड़िया होती है, वो कहती है अबे साले पागल हो गया है क्या, साले क्यों डरा रहा है मुझे, अरे साले बच्चे की जान लेगा क्या। और फिर तभी वो इधर उधर देखता है कि लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे होते और उसी के बारे में बातें कर रहे थे। वो कहते हैं लगता है ये पागल हो गया, लगता है जब से ऊपर से गिरा है तब तक ये पागल हो गया है, लगता है हमें इसके फादर इन लोगों को बताना पड़ेगा। वो अपने मुंह पे हाथ रखता है, वो तो अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये बंदा इस दुनिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इसकी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती रहती है, इसका पास्ट इतना ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है। तो हाँ आइडिया, क्यों ना मैं एम्पीरियर रूम के पास जाऊँ, वहाँ मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वहाँ अंदर ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा जिससे मैं अपनी कल्टीवेटर को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, अपनी कल्टीवेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। फिर वो एम्पीरियर रूम के पास आ जाता है, वो कहता है ओह तो ये है एम्पीरियर रूम, वाह क्या बात है, यहाँ पे ज़रूर मुझे कोई ना कोई काम की चीज़ तो पक्का मिलेगी। हाँ उस बूढ़े आदमी ने मुझे कहा था अगर मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे लड़कियों के बीच में भी रहना पड़ेगा, वैसे भी इस हैंडसम लुक से पक्का लड़कियाँ मेरे पास आ ही जाएगी, मैं हूँ ही जीनियस।
दिखाया जाता है सामने बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होती है। वो कहती है कि मास्टर जू कैसे हैं आप, फाइनली आप यहाँ आ ही गए, क्या आपको तो हमारे साथ थोड़ा मजा करना है, आप चाहे तो कर सकते हैं, हम एक साथ आके कर सकते हैं। वो लड़कियां एकदम साथ में बोल रही होती है और एक लड़की हमारे हीरो जू की तरफ आती है। वो कहती है कि मास्टर जू आइए, मैं आपको सबसे ज़्यादा मज़ा दूंगी, आप चाहे तो मेरे हॉल में घाल भी सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आ जाइए, हम आपको अच्छा मज़ा देंगे। और उसके अंदर का जो जानवर है वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है अरे भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अरे यार इसे कोई भगाओ यार प्लीज़, मेरी फीलिंग अंदर ही अंदर जाग रही है, मुझे कुछ करो, अरे यार इस बंदे को कोई संभालो, मुझसे और ज़्यादा नहीं संभाला जाएगा। फिर तभी वहाँ पे एक मोटी सी भद्दी सी एक औरत आती है। वो कहती है कि मास्टर जू को तुम लोग अकेला छोड़ दो, सबसे पहले हम इन्हें अंदर लेके चलते हैं, आइए मास्टर जू अंदर आइए। उसके बाद कुछ सोल्जर्स आते हैं और वो हमारे हीरो जू को उठा लेते हैं। हमारा हीरो जू कहता है अरे अरे मुझे नीचे उतारो, अरे मुझे नीचे उतारो, लगता है आज तो मेरी अर्थी निकल के रहेगी। और उस मोटी लड़की ने भी अपना हाथ लगा के रखा होता है। वो कहते हैं हाँ चलो चलो मास्टर जू को अंदर लेके चलो। और वो लोग कहते हैं कि यस मैम। और हमारा हीरो चिल्ला रहा था कि अरे मुझे छोड़ो, मेरी अर्थी अभी नहीं निकलनी चाहिए। और इसी के साथ एक आदमी बहुत सारा खाना टेबल पे सर्व कर रहा होता है। यार क्या बढ़िया खाना है, मेरे मुंह में पानी आ गया। और हमारा हीरो शू उसे देख के हैरान होता है। वो तो उसकी आंखों में तारे चमक रहे होते हैं। वो तो क्या बात है यार, क्या टेस्टी टेस्टी खाना है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, मुझसे और ज़्यादा नहीं रहा जाएगा, भले ही ये खाना किसी और का हो पर फिर भी मैं खाने के ऊपर टूट पड़ता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि मैं खाने का एक पीस भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सारा खाऊंगा, मुझे इसको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। और वो खाना खाना शुरू कर देता है। और उससे पकड़ के एक लड़की भी बैठी होती है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, कसम से क्या माल लग रही है। वो कहती है कि मास्टर जू प्लीज़ आप खाना आराम से खाइए, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा, खाना खाने के बाद हम दोनों खेलेंगे आराम से एक ही बिस्तर पे। उसके बाद उसके पास एक लड़की और बैठी होती है। वो कहती है कि हाँ मास्टर जू उससे पहले आप मेरे साथ खेलेंगे, मेरे साथ आइए, हम दोनों और ज़्यादा मज़े करेंगे। और फिर जू को रियलाइज़ होता है कि वो लड़कियों से घिरा हुआ होता है। वो कहता है यार मैं तो खाना खा रहा हूँ, कम से कम इन लड़कियों को थोड़ी दूर तो मुझसे करो यार, मेरा खाना मेरे गले से नीचे नहीं जा रहा यार, इन्हें कोई तो दूर करो मुझसे, मैं खाना नहीं खा पा रहा। तभी अचानक से गेट की टूटने की आवाज़ आती है। वो गेट टूट जाता है उनकी आंखों के सामने और वो सभी लोग देख के हैरान होते हैं। उसके बाद वो सभी लड़कियां तो भाग जाती है, पर हमारा हीरो हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ की क्या चल क्या रहा है। वो सभी लड़कियां मदद की पुकार करने लगती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा होता है जिसके हाथ में ब्लेड होती है, नहीं तलवार होती है। वो कहता है कि फाइनली आखिरकार तू मुझे मिल ही गया कमीने। और फिर हमें पता चलता है ये होता है हमारे हीरो का ब्रदर इन लॉ, यानी उसका भाई, यानी उसकी वाइफ का भाई। वो कहता है फाइनली आखिरकार तो मुझे मिल ही गया, साले तू यहाँ खाना फेल रहा है और लड़कियों के साथ मज़े कर रहा है, अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे हाँ मुझे याद आया, ये तो मेरी वाइफ का सेकंड ब्रदर है, मुझे याद आया ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये पूरे एम्पायर में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसे बहुत खतरनाक तलवारबाजी आती है, यानी मैं तो गया। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग उन्हें देख के कह रहे होते हैं कि यार ये तो जू है यार, अब तो ये पक्का गया है, इसका भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका ये ब्रदर इन लॉ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर इसे शर्म नहीं आती, इसके पास इतनी खूबसूरत वाइफ है पर फिर भी ये यहाँ आया है लड़कियों के साथ खेलने के लिए। अरे इसे तो चुल्लू को पानी में डूब मरना चाहिए। हाँ यार पक्का कहता है इसका ये भाई ये यांग पक्का इसे मार डालेगा। और फिर वो यांग यानी हमारे हीरो का ब्रदर इन लॉ जोर से अपनी तलवार लेके हमारे हीरो पे अटैक करता है। वो कहता है साले अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हमारा हीरो डर जाता है। वो कहता है क्या, अरे यार प्लीज़ रुक जाओ यार, भाई प्लीज़ रुक जाओ यार, मुझे अपने आप मत मार यार, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका तो दे प्लीज़, 2 मिनट रुक जाओ यार। नहीं दिखाया जाता है कि वो अटैक उससे थोड़ा सा बच गया था। उसका जो छोटा उस्ताद है ना उससे बस थोड़ा सा बच गया था। उसका छोटा उस्ताद भी सांस में सांस लेता है कि हाँ बच गया। वो और ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। वो कहता है कि साले अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और हमारा हीरो डरते डरते कह रहा होता है कि सर प्लीज़ रुक जाइए सर, प्लीज़ थोड़ा आराम से चिल हो जाइए, थोड़ा ठंडा हो जाइए, अपने आप को ठंडा कीजिए। वो बिना रुके उसके ऊपर अटैक कर देता है और हमारा हीरो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है लगता है मुझे अब इस अटैक को खुद ही रोकना पड़ेगा, मम्मी मैं आ रहा हूँ, पापा मैं आ रहा हूँ, लगता है आज मैं आपके पास आपको मिलने ही जा रहा हूँ, हे भगवान मुझे बचा लेना। और फिर उसका भाई हंसता हुआ कहता है कि चलो फाइनली आखिरकार मैं तुझे मार ही डालूंगा, वैसे भी तू मेरी बहन के बिल्कुल भी लायक नहीं था, वो तो मेरे फादर थे जिन्होंने तुझे बचाया और तुझे मैं हमारे घर का सन इन लॉ बना दिया, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वह सिनेमा में दिखाया जाता है कि वो तलवार रुक चुकी होती है और उससे किसी ने पकड़ रखा होता है और कोई नहीं होता, वो होता है हमारा हीरो जू। और हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर निकल रही होती है। यार क्या बात है, क्या सीन है। फिर हमें दिखाया जाता है जो उसकी तलवार होती है उसमें से उसकी ब्लेड ही गायब हो चुकी होती है। और वो बंदा यानी उसका ब्रदर इन लॉ देख के हैरान होता है। वो तो क्या मेरी ब्लेड कहाँ चली गई। फिर वो कहता है ये मेरी ब्लेड आखिरकार कहाँ चली गई, वो मेरी इकलौती ब्लेड थी। और फिर हमारे हीरो के ऊपर वही बाउल आ जाता है जिसके अंदर वो हमारे हीरो पिछले एपिसोड में बैठा होता है, यानी वो जिस कोड से मिलता है उसी बाउल में, यानी वही कटोरा। और उसमें से बहुत सारी पावर निकल रही होती है जो हमारे हीरो के अंदर जा रही होती है। हमारा हीरो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पावर महसूस हो रही है, आखिरकार ये कैसे।
फिर हमें बताया जाता है हमारा हीरो अपने मन में कह रहा होता है, यानी वो बूढ़ा आदमी मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा था, ये कटोरा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे मुझे बहुत सारी पावर मिल रही है, सच में लाजवाब। अरे यानी ये टूटा हुआ कटोरा अगर इतना ज़्यादा काम का है, यानी इसमें से इसका जो मेटल है वो तो और भी ज़्यादा काम का है। फिर उसका बदल लो यानी यांग उसका गला पकड़ लेता है, यानी उसका गिरीबान पकड़ लेता है। वो कहता है कि साले मुझे मेरी ब्लेड वापस दे, उससे मैं तेरा सर काटूंगा, उससे पहले मैं तेरे बाल काटूंगा, नीचे वाले ऊपर वाले दोनों। हीरो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और दे दना एक मुक्का उसके मुंह के ऊपर जड़ देता है। उसके कारण उसके 36 दांत टूट जाते हैं और वो बंदा खिड़की तोड़ के सीधा उस घर से बाहर आ रहा होता है। हमारा हीरो भी कम नहीं है, वो भी उसके पीछे आ रहा होता है। वो कहता है साले तूने मुझे बहुत धो लिया, अब मेरी बारी, अब मैं तेरे को बिना साबुन बिना सरफ के तेरे को रगड़ रगड़ के धोऊंगा। फिर वो कभी उसे लात मार रहा होता है, कभी उसे घुसे मार रहा होता है। वो कहता है साले पहले हवा देख तो ले, तू कहाँ है, तू हवा में है मेरे साथ, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, तेरे को एक एक चुन चुन का बदला लूंगा, नाक का, कान का, आँख का, लंड का, सबका बदला लेगा तेरा भाई। उसके पेट में मुक्का मारता हुआ कहता है कि ये ले, ये है मुक्का उसलिए जो तू मुझे लोगों के सामने जलील करता था, ये उसके लिए। तभी वो बंदा यानी उसका बदन लोग खड़ा होता है, जमीन पे गिर के कहता है कि साले तेरे पास इतनी पावर कहाँ से आई, तू जरूर को चीटिंग कर रहा है, साले ये तो चीटिंग है, तू मुझसे कभी ज़्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। फिर हमें राइटर को दिखाया जाता है जो कहता है कि जिस दिन अगर आप विजेता बन जाते हैं उस दिन ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं करती कि आप हारें या जीतें, आप हमेशा ही विजेता कहलाएंगे। और ये बात ल्यू हू ने कही थी। और फिर हमारा हीरो कहता है कि ये बात मैंने कब की थी रे, पर हाँ मुझे लगता है शायद तक कही होगी किसी ना किसी दिन। तो हमारा हीरो अपने हाथ में एक अटैक यानी अपना पंच तैयार करता हुआ कहता है कि साले अब बस बहुत हुआ, अब तेरी दादागिरी बहुत हुई, अब मेरी दादागिरी चलेगी, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर तभी अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि उसका जो ब्रदर इन लो होता है यानी यांग, उसकी फोटो पे हाथ चढ़ा होता है, उसकी वहीं के वहीं समाधि बन चुकी होती है, मतलब बैंड बच चुकी होती है। और इसी के साथ लोग हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो जू है ना यार, हम मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये एकदम कमज़ोर और निठल्ला था, ये किसी काम का था, ये तो एकदम नल्ला था, पर ये कब से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। और लोग इसे देख के हैरान होते हैं और जू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो देखा हा देखा ना मेरे अंदर इतनी पावर है, तुम सब मेरे सामने बस एक कीड़े मकोड़े हो, हा मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। फिर तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि जू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और हमारा जू बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो क्या ये आवाज़ कहीं सुनी सुनी लगती है। फिर वो डरते हुए पीछे देखता है, वो तो फादर इन लो आप यहाँ लोगों को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि साले तू यहाँ कैसे है, तुझे याद नहीं मैंने तुझे कहा था कि यहाँ कभी मत आना, तू यहाँ इटर्नल रूम की तरफ क्या कर रहा है, एम्परर रूम की तरफ यहाँ क्या कर रहा है तू। फिर जू कहता है कि अब वो फादर इन लो एक्चुअली मैं क्या है कि थोड़ा घर में बैठे बैठे बोर हो गया था, तो सोचा क्यों ना बाहर थोड़ा टहल लिया जाए, और यहीं रेस्टोरेंट था तो मैंने यहाँ सोचा खाना खा लूँ थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसका फादर उस पर चिल्लाता है, मतलब उसका फादर इन लोग उस पर चिल्लाता है कि साले तेरे झूठ बोला भी ठीक ढंग से नहीं आता, साले थोड़ा ढंग का झूठ तो बोला कर कम से कम, साले तू मेरे एकदम नाक कटा के रहेगा। और हमारा हीरो उससे बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड खड़ी करके रखता है। वो अरे बाप रे फादर इन लोग का गुस्सा तो बहुत भयंकर है, मैं तो इस तरह मर ही जाऊंगा। फिर उसके फादर रुक जाता है, वो कहता है एक मिनट मैं तो भूल ही गया था, मैं सब लोगों के बीच में खड़ा हूँ, आम लोगों के बीच में खड़ा हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ, पर फिर भी मैं इतना गुस्सा नहीं कर सकता, मुझे अपनी इमेज को बचाना होगा। अरे यार मैं क्या करूँ, इसने इतना गलत काम किया है। फिर तभी हमारा जू एकदम मुस्कुराते हुए एकदम मुंह पे स्माइल करता हुआ कहता है क्या हुआ फादर इन लो, आप रुक क्यों गए, क्या हुआ, क्या आप वापस जा रहे हैं, आप रुक क्यों गए, आइए मारिए। फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जू को दिखाया जाता है जिसके मुंह के ऊपर 5 उंगलियों का निशान होता है, वो हवा में होता है। वो कहता है अरे बाप रे मर ही गया, कितना जोर से मारा। ये एक दिन मेरे गुस्से को एक्सपोज करके देगा, लोगों को पता चल गया कि मैं गुस्से लूँ तो पक्का कि तो मैं मरूंगा। फिर लोग जू को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो कहते अरे यार जू को देखा तो सही, इसने अभी अभी अपने ब्रदर इन लोग को हराया है, पर लोग कहते हैं ना कि अपने फादर इन लोग को हराना नामुमकिन है। ये देख लो इसके फादर इन लोग इसके मुंह के ऊपर 5 उंगली छाप दी है, मुझे तो मज़ा आ गया यार देख के। फिर तभी हमारे जू के सामने यानी हमारे हीरो के सामने एक लड़की आके खड़ी होती है। वो उस लड़की को देख के हैरान होता है कि ये लड़की कौन है। फिर वो उस लड़की को गौर से देखता है, वो तो अपने मन में कहता है कि यार ये तो क्वीन है, ये तो मेरी वाइफ है। अरे वाह यार मुझे पता नहीं था मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा सुंदर है, क्या बात है। तभी वो बंदा यानी फिर तभी हमारा जू अपने मन में कहता है, अपने आप को भिड़ा के कहता है कि यार ये बंदे का जो इस बॉडी का जो पहले होस्ट था यानी मालिक था, वो एक नंबर का बेवकूफ़ था यार। इतनी अच्छी इतनी सुंदर वाइफ थी उसकी, पर फिर भी दूसरी लड़कियों के साथ खेलता था। अरे तू है उस पर तो यार मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं इस जैसे लड़के की बॉडी में क्यों हूँ। बाद क्वीन कहती है कि मैं जानती हूँ इस बार भी तुम सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे थे, पर सब कुछ नहीं हुआ। ये एक अच्छा शो था, फादर और तुम दोनों बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे, मुझे अच्छा लगा। तभी पीछे से एक आदमी आता है, वो कहता है कि माय क्वीन अगर इस बार इसने कुछ गलती की है तो आप इसे डिवोर्स दे सकते हैं, और अगर ये नहीं देगा तो मैं अपने दांतों में लोहे के दांत लगा लूँगा अपने दांत उड़वा के। और ये सुनने के बाद लोग कहते हैं क्या लोहे के दांत,
जाहिर सी बात है ये नहीं कर पाएगा। इसके नाम के आगे जो मॉन्स्टर लगा है ना, असुर का सर, वो सही है। फिर तभी क्वीन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो अपने हस्बैंड यानी जू से कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। उसके बाद वो एकदम रोमांटिक तरीके से जू के चेहरे पे हाथ लगाते हुए कहती है कि हस्बैंड, हनी, तुम एकदम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और ये देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं उन सब की जल के फट के चार हो जाती है। वो कहते हैं कि ये जल के राख हो जाते हैं, उनके अंदर तो आगे लग जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि यार ये बंदा कितना ज़्यादा लकी है, ये इस क्वीन ने इसे छुआ, ये बहुत ज़्यादा लकी है यार। फिर दूसरा कहता है कि मेरा जी कर रहा है कि मैं इसे मार डालूँ साले। फिर तभी जू कहता है कि यार ये मेरी वाइफ है, इसे कब से मेरी परवाह होने लगी। मुझे जहाँ तक है मैंने इसका पास्ट देखा था, इसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, पर इसे कब से इसकी परवाह होने लगी। तभी क्वीन कहती है कि क्या हुआ हनी, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे डर रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं लगी जो तुम मुझे बताने से शर्मा रहे हो। फिर वो उसका हाथ अपने मुंह के ऊपर और ज़्यादा रगड़ता हुआ कहता है एकदम बेशर्मों की तरह, नहीं हनी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत चोट लगी है। तुम्हारे फादर का जो हाथ है वो थोड़ा भारी है, वो मेरे मुंह के ऊपर ज़ोरदार लगा, जहाँ पे तुमने हाथ लगा रखा है हाँ वहीं। थोड़ी शर्मा जाती है, वो अपना हाथ उससे छुड़वाती है। वो कहती है कि ठीक है तुम ठीक हो तो चलो घर चले हैं। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं एक साथ, और लोग उन्हें देख के चिल्ला रहे थे कि साले जू एक दिन तो बाहर निकल, साले मैं तेरी जान ले लूँगा, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई हमारी क्वीन के पास आने की, साले तू अगर सुंदर नहीं होता ना तो पक्का कहता हूँ मैं तेरे प्राण निकाल लेता। हमें दिखाया जाता है कि उनके आगे कोई आ जाता है। वो कहते हैं रुको यार, तुम दोनों इतनी आसानी से कहीं नहीं जा सकते, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जू। फिर तभी क्वीन कहती कि आप यहाँ कैसे आए। और फिर जू भी कहते हैं साले तू यहाँ कैसे, यार मुझे याद है मैंने तो तेरे बाल उड़ा दिए थे ना। मैं उस बंदे को दिखाया जाता है जो उनके आगे रुका होता है। वो कहता है कि रुको यार, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ काम है जू, वैसे भी अगर तुम मेरी बात को मान लेते हो तो ठीक है। जू उसके पास आता है, उसकी टोपी उसके सर से हटाता है। वो कहता है साले क्या हुआ रे, तुम उससे क्या कहना चाहता है, पहले अपने बालों को संभाल, अपने इस मुकड़े हुए चांद को तो संभाल जो चमक रहा है कितनी देर से, क्या हुआ तूने टोपी क्यों लगा रखी है, और वैसे भी तूने हमें क्यों रोका है, तुझे मुझसे क्या कहना है वे साले। फिर वो कहता है कि साले ये गंजा इनमें तू ही था जिसने मुझे गंजा किया है, तू ही था जिसने मेरे ऊपर ये चांद उगाया है साले, बस सिर्फ एक बार तुम अकेला हो, उसके बाद देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, मैं तेरा वो भी काट दूंगा। फिर जू कहता है कि जरा अपने शब्दों को जरा संभाल के रख, तू मेरा वो भी काट देगा साले, तेरे पास खुद के पास तो है क्या, मुझे तो शक हो रहा है कि तेरे पास है या नहीं। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है गंजा, वो थोड़ा डर जाता है, तभी वो जाने लगता है। फिर तभी वो गंजा कहता है कि साले अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखा साले, 1 महीने बाद हम लोग फाइट करेंगे, और अगर तू उस फाइट में जीत गया तो ठीक है, और अगर तू हार गया तो तुझे क्वीन को डिवोर्स देना होगा, तुझे मंजूर है तो बोल। और ये सुनने के बाद जू कहता है कि ठीक है चल मुझे मंजूर है, पर अगर मैं जीता तो याद रखना तू ना घाट का रहेगा ना तू घर का रहेगा, ना तू घाट का रहेगा, तेरा मैं वो हाल करूंगा जो तू अपने 7 जन्मों तक याद रखेगा साले। तो कुछ सोच सकता है कि मैं तेरे को क्या दूंगा, आई वाट इफ मैं तुझे सजाए मौत भी दे सकता हूँ, ये याद रखना, समझा। और ये सुनने के बाद क्वीन तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है जू से। फिर जू कहता है कि चलो क्वीन हमारे घर जाने के लिए लेट हो रहा है, वैसे भी मुझे इसके और ज़्यादा मुंह नहीं लगना। क्वीन कहती है पर अगर तुम हार गए तो। फिर तभी हमारा जू कहता है कि तुम फिक्र मत करो यार, मैं ही जीतूंगा, बस तुम चलो मेरे साथ। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। अपने मन में कहता है कि साले मैं भी देखता हूँ तो कैसे जीतता है, पर मैं सोच रहा हूँ तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, पहले तो मेरे खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाता था। हाँ उस दिन वो गलती हो गई थी, तूने मुझे गंजा कर दिया था, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं भी तो देखूं तू कैसे टूर्नामेंट में भाग लेता है, तू किस तरह मुझसे लड़ता है साले, तू टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले ही मैं तुझे मार डालूंगा, मैं अपने आदमियों को भेज के तुझे मार डालूंगा। कि उसका वो फादर इन लोग कह रहा होता है कि जू का फादर इन लोग कह रहा होता है कि साले तू, मैंने तेरे को 1000 बार मना किया कि तू वहाँ मत जाएगा, पर फिर भी तू साले बेशर्मों की तरह वहाँ जाता है। हकीकत तू वहाँ जाके करता क्या है पहले मुझे ये बता। उसके बाद जू कहता है कि फादर इन लो अब आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से रहिए, मैं अब इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा कि हमारी क्वीन फैमिली बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करूँगा, और फिर धीरे धीरे मैं अपनी क्वीन फैमिली का नाम ऊपर कर दूंगा, और आपका और अपनी वाइफ का और आप और हाँ सासू माँ का भी। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि काहे की मेहनत है, मेरे पास तो वो कटोरा है, उससे मैं बहुत सारी कल्टीवेशन सीख लूँगा, बहुत सारी स्किल्स भी सीख लूँगा, प्लस वो भुट्टा ठरकी गोड भी तो है, मैं उसकी मदद भी ले लूँगा, बस मुझे मज़े करने हैं और कुछ नहीं। फिर तभी उसका फादर इन लॉ उस पर चिल्लाता है कि वो साले मजाक बंद कर, तू कह रहा है तू हार्डवर्क करेगा, कल्टीवेशन करेगा, साले भूल गया 2 महीने पहले तूने क्या किया था, अगर तुझे याद ही तो चल मैं तेरे को बता देता हूँ। फिर वो कहता साले 2 महीने पहले मैंने तेरे लिए बहुत सारी तलवारें खरीदी थी जिसके ऊपर मेरे 100 नहीं 1000 सोने के सिक्के लग गए थे, और उसके बाद मैं तेरे लिए एक टीचर भी ढूंढा तलवारबाजी का, पर साले तूने तो उसी चूना लगा दिया, और तूने सारी तलवार को जाके बेच डाला, वो भी सोने के भाव में। यार तुझ जैसा बेकार सनेलो से अच्छा कोई मैं सुअर लेके आ जाता।
उसके बाद मैंने तेरे को 3,000 रुपये दिए, वो भी किस लिए? बुक्स खरीदने के लिए, कुछ कल्टीवेशन की बुक खरीदने के लिए और थोड़े अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तू साले उनसे टॉयलेट पेपर खरीद के लेके गया, उन पैसों से तूने क्या क्या किया मुझे याद है आज भी वो कांड। उसके बाद वो कहता है कि साले और तू कह रहे तो हार्ड वर्क करेगा, साले जिंदगी में तेरे को हार्ड वर्क का मतलब भी पता है? तू कह रहा है कि तू हार्ड वर्क करेगा, अबे साले हार्ड वर्क का मतलब भी तेरे को नहीं पता। फिर वो कहता है कि फिर जू कहते हैं कि फादर इन लॉ मैं आपसे वो मैं क्या है कि उसके बाद उसकी सासू माँ कहती है कि इसमें से सब कुछ तुम्हारी गलती है, यानी वो अपने हस्बैंड को कहती होती है कि इसमें ये सब तुम्हारी गलती है, पर फिर भी ठीक है, पर तुम किसी भी हालत में ब्रदर जू को किस प्रकार रीपे करोगे, उन्हें किस तरह उनका भुगतान करोगे। लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे, तुमने हमारी बेटी की शादी इससे ही क्यों कराई? आपने हमारी बेटी की शादी आपसे क्यों की? उसके बाद उसका यानी फादर इन लॉ भी कहता है, यानी जू का फादर इन लॉ भी कहता है कि हाँ यार, कौन जानता था कि मेरा दामाद इतना ज़्यादा होपलेस होगा, इतना ज़्यादा यूजलेस होगा, यार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। फिर तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है, वो कहती है कि मॉम डैड प्लीज़ आप तो इस बात को भूल जाइए, वैसे भी अब हम दोनों ने शादी कर ली है पहले से। उसके बाद क्वीन अपनी मम्मी पापा को कहती है कि मॉम डैड प्लीज़ आप लोग ये सब सारी बातें मेरे सामने मेरे हस्बैंड की बुराई मत कीजिए प्लीज़, आखिरकार जो भी हो, पर है तो ये मेरा हस्बैंड ही ना, मैं इससे भले ही प्यार नहीं करती पर फिर भी मेरे दिल में इसके लिए कुछ तो है। उसके बाद क्वीन कहती है अपने हस्बैंड से, यानी जू से कहती है कि ये जो मुकाबला होने वाला है ये ज़िंदगी और मौत का है, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, तुम्हें अपनी इन गंदी आदतों को सुधारना होगा और एक अच्छा पति बनना होगा, तुम्हें एक योद्धा बनना होगा मेरे लिए, तुम समझ रहे हो ना? उसके बाद जू उसका हाथ पकड़ लेता है, वो एकदम कुत्ते की तरह, एकदम डॉगी की तरह उसका वफादार डॉगी बन जाता है। वो कहता है कि माई हनी, अच्छा हुआ कि तुम्हें मेरी चिंता है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें कम से कम मेरी परवाह तो है, हाँ चलो कोई तो है जिसे मेरी परवाह है। फिर तभी क्वीन कहती है कि मुझे एक काम याद आ गया, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज़ तुम थोड़ी देर फादर इन लॉ के साथ मदर इन लॉ के साथ बैठे रहो, मुझे कोई काम याद आ गया, मैं अभी जाती हूँ। फिर जू उसे रोक रहा होता है, वो तो हनी हनी प्लीज़ रुक जाओ, मुझे इस तरह अकेले छोड़ के मत जाओ यार, तुम मुझे दो खूंखार शेरों के बीच में छोड़ के जा रही हो, प्लीज़ रुक जाओ रुक जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है उसका फादर इन लॉ उसे घूर घूर के देख रहा होता है, तभी उसका फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा उसे गुस्से में देख रहा होता है, एकदम खतरनाक एकदम डीमन के रूप में। वो उसे कहता है कि क्या हुआ बेटा, क्या तुझे बाहर जाना है, क्या तुझे भी उसके साथ जाना है, क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर वो कहता है फादर इन लॉ वो एक्चुअली मैं वो क्या है कि फिर वो कहता है कि फादर इन लॉ यहाँ थोड़ी घुटन हो रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ी बाहर घूम के आ जाता हूँ वो और इसी बहाने आपको भी थोड़े आपके लिए भी कुछ सामान लेके आ जाता, इसलिए मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, प्लीज़ आप शांत हो जाइए शांत हो जाइए। फिर वो कहता है कि ठीक है चलो मैं शांत हो जाऊँगा, मैं शांत होता हूँ, मैं शांत होता हूँ, वैसे भी तुझ जैसे को मार के मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, इसलिए मैं अभी तेरे को छोड़ रहा हूँ, पर हाँ अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर अगली बार तूने ऐसा किया तो याद रखना, अब जाके अपनी कल्टीवेशन कर, मेरी बात समझ रहा है? फिर वो उस पर चिल्लाता है जोर से, साले यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा, जाके अपनी कल्टीवेशन कर, साले अभी 2 बार मैंने तुझे बोला फिर भी सुनाई नहीं देता था। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ सुनाई दे क्या फादर इन लॉ, भी मैं जाता हूँ अभी जाता हूँ। फिर वो कहता है जाते समय कि ठीक है फादर इन लॉ मदर इन लॉ इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊँगा और इस बार अगली बार मैं जीत के आऊँगा, आप लोग मुझ पर गर्व करेंगे। फिर जू का फादर इन लॉ यानी वो कहते हैं कि पता नहीं मुझे मैं इसका क्या करूं, मुझे इसकी इतनी परवाह क्यों लगी रहती है, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा यार, पता नहीं मुझे इसकी इतनी परवाह क्यों लगी रहती है। खैर अभी छोड़ो, अभी मुझे इसको कंपटीशन जितवाने के लिए इसके लिए कुछ मास्टर्स तलवारबाजी के मास्टर्स का इंतज़ाम करना होगा। फिर उसकी वाइफ कहती है कि आप सच में ऐसा करेंगे, यानी आप सच में उसे कंपटीशन में भाग लेने दे रहे हैं? फिर वो कहता है कि हाँ मुझे ये करना होगा, अगर मुझे अपनी फैमिली की नाक को ऊपर रखना है तो मुझे ये करना होगा, मुझे इसे एकदम हार्ड ट्रेनिंग दिलवानी होगी। और इसी के साथ एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसकी मदर इन लॉ कहती है तो आपको तब तो उसके लिए बहुत सारी तलवारों को भी इंतजाम करना होगा और एक मास्टर का भी इंतजाम करना होगा, पर आप ये कैसे करेंगे? और ये सारी बातें हमारा जू खड़ा खड़ा सुन रहा होता है, तो अपने मन में कहता है कि हाँ स्वॉर्ड्स, हाँ बहुत सारी स्वॉर्ड्स, मुझे बहुत सारे स्वॉर्ड्स ढूंढनी होगी और वो लोग मेरे लिए बहुत सारे स्वॉर्ड्स का इंतजाम कर रहे होंगे, तब तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे उस डेथ स्वॉर्ड के बारे में बताया था, उसने कहा था कि सब ये डेथ स्वॉर्ड तब बनेगी जब मैं बहुत सारी पावरफुल कल्टीवेशन स्वॉर्ड्स को एक साथ मिलाऊंगा और उनकी पावर को लूँगा, तब वो डेथ स्वॉर्ड बनेगी। और इस तरह मैं अपनी इस क्वीन फैमिली का मदद भी कर सकूँगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सामने देखता है जहाँ पे उनका ही फैमिली का एक बॉडीगार्ड कुछ लोगों को अंदर आने से रोक रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, तुम लोग इस तरह अंदर नहीं जा सकते। फिर हमारा जू भी अपने मन में कहता है कि ये लोग है कौन जो ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो लोग ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं वो लोग उनके उस बॉडीगार्ड को जोरदार एक किक मार के उसे दूर फेंक देते हैं, यानी धक्का दे देते हैं।
है कि लोग उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो दो लोग होते हैं और लोग उन्हें देख के हैरान होते हैं। वो कहते हैं यार यकीन नहीं होता क्वीन फैमिली के इतने ताकतवर बॉडीगार्ड को यानी गेट कीपर को इतनी आसानी से धक्का देके उधर कर दिया। यार ये बंदे तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे तो इनसे डर लग रहा है। पता नहीं अब इस क्वीन फैमिली के मास्टर क्या करेंगे इनके साथ। दिखाया जाता है कि क्वीन फैमिली का मास्टर यानी हमारे जू का फादर इन लो एकदम चिल्लाता हुआ आ रहा होता है कि साले कौन है जो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो हमारी फैमिली में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे मार डालूंगा, मेरे सामने आओ। पहले वाले का नाम होता है माओली और दूसरे वाला यानी जो जोकर जैसा दिख रहा होता है ना उसका नाम होता है फैंग, उसका नाम होता है ली फैंग। ये दोनों एक बहुत अच्छे स्वॉर्ड मास्टर होते हैं और ये दोनों ली फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लोग आते ही कहते हैं कि हमें माफ़ करिए मास्टर, हम इस तरह जबरदस्ती अंदर घुसना नहीं चाहते थे। तभी उसका फादर इन लो कहता है यानी जू का फादर इन लो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग सिर्फ अपने हथियारों से यानी अपनी तलवारों से ही मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म करने की हिम्मत रखते हो? ये मत बोलो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा तुम लोगों के बारे में जानता हूँ, तुम लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, समझे। फिर तभी माओली कहता है कि अरे अरे मास्टर लगता है आप भूल गए, मेरी फैमिली और लीन की फैमिली, हम दोनों की पूरी फैमिली इस लीन शहर के जितने भी 70% जो हथियारों की दुकान है, मतलब कि जो तलवारबाजी की दुकान है, वो सभी हमारे अंडर ही तो आती है, इसलिए हाँ हम सक्षम हैं इस चीज़ के लिए। फिर तभी लीन फैंग कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं अच्छी तरीके से, हम तो बस उसे यहाँ देखने आए हैं, जल्दी से उसे बाहर निकालिए। फिर तभी उसका फादर इन लॉ यानी जू का फादर इन लॉ कहता है कि तुम सालो तुम दोनों, अच्छा तो तुम लोगों का ये इरादा है, मैं पहले ही समझ जाना चाहिए था मुझे। उसके बाद वो दोनों कहते हैं एक साथ कि मास्टर अगर आप समझ चुके हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, निकालिए ना उसे बाहर, हमें भी जरा देखने दो कि वो कैसा है, कैसी है वो। फिर वो कहता है कि बाहर जितने भी लोग खड़े हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि उनके सामने आपके क्वीन परिवार की मान मर्यादा पे कोई ठेस पहुंचे तो प्लीज़ उसे बाहर निकालिए ना मास्टर। तभी फादर इन लॉ अपने मन में कहते हैं कि दत्त तेरी की यार इन्हें पता चल ही गया, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा, मुझे अपनी उस महान जाली तलवार को बाहर निकालना ही होगा, इनसे लड़ना ही होगा। पर लेकिन इनके पास पर मुझे ये पूरा यकीन है ये नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास केवल एक साधारण सी तलवार ही तो है, फिर ये कर कैसे लेंगे, ये अपने पूरे होश आवाज़ में है। तभी वो अपने पास एक सोल्जर को बुलाता है यानी अपने एक आदमी को बुलाता है। वो होता है कि जाओ जाके मेरी तलवारों का गुच्छा लेके आओ, मैं जाओ जाके मेरी जाली तलवारों का गुच्छा लेके आओ, इन्हें दिखा देते हैं किसमें है कितना दम। फिर तभी वो कहता है कि लेकिन मास्टर मेरी बात सुनिए, वो कहता है कि लेकिन मास्टर मेरी बात सुनिए, हालांकि इस बार जो गुच्छा है तलवार को यानी इस बार जो ढेर है तलवार को वो पहले के ढेर से ज़्यादा ताकतवर है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें हरा पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सब उन्हें खरीदने या देखने आए हैं, मुझे इनका कोई सही इरादा नहीं लग रहा, आप ऐसा मत कीजिए। फिर हमें जू को दिखाया जाता है जो एक पिलर के पीछे खड़ा खड़ा उन तीनों को देख रहा होता है। वो कहता है कि यार ये किस तरह कितनी ज़ोर से बहस कर रहे हैं ये लोग, हालांकि बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, एकदम बच्चों की तरह लड़ रहे हैं ये। फिर तभी यीशु अपने मन में कहता है कि सबसे पहले मुझे एक खाली जगह ढूंढनी होगी, एक अच्छा मौका जिससे कारण मैं जाके अपने फादर इन लॉ की मदद कर सकूं, जो मैं अपने फादर इन लॉ के सामने हीरो बन सकूं। मुझे जल्द से जल्द कुछ ढूंढना होगा जिससे कारण मैं उनसे फाइट कर सकूं। उसे एक कमरा दिखता है, वो कहता है कि ये कमरा तो तलवारों का कमरा है, चलो इस कमरे के अंदर जाके देखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ अच्छी तलवार तो मिल ही जाएगी, चलो चल के देखते हैं। फिर वो वहाँ आता है, वहाँ सच में ढेरों तलवार पड़ी होती है, बहुत सारी तलवार पड़ी होती है। वो उन सभी तलवार को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि यार यहाँ तो कितनी सारी तलवारें हैं यार, यहाँ पे तो कितनी सारी सुपर नेचुरल स्वॉर्ड्स हैं, इनसे तो पक्का मेरी स्वॉर्ड ऑफ डेथ पक्का बन ही जाएगी। और इसी के साथ दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक तलवार होता है, वो उस तलवार को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, खुश भी होता है। वो क्या फाइनली आखिरकार मुझे एक ऐसी तलवार मिलेगी, द डेथ ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है। फिर तभी वो तलवार चमकने लगती है यानी उसके अंदर कुछ होने लगता है और हमारा जू उसे देख के हैरान होता है। वो कहता है आखिरकार इस तलवार में मामला क्या है यार, ये चमक क्यों रही है, इसमें क्या हो रहा है, कहीं ये कहता है कि अरे वाह मुझे इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी पावर महसूस हो रही है, क्या बात है, लगता है यही है वो तलवार द डेथ ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है, मुझे इसे बहुत सारी तलवारें खिलानी होगी, इसके अंदर से सारी तलवारों की पावर इसके अंदर भरनी होगी, उसके बाद ये बन जाएगी द डेथ स्वॉर्ड, क्या मज़ा आ जाएगा यार, इससे मैं बाद में सबको हरा सकता हूँ डेफिनेटली, मुझे तो मज़ा आ जाएगा यार। उसकी नज़र बाकी सभी तलवारों पे जाती है, वो उसके मन में एक शातिर सा खिचड़ी पकड़ी होती है, एकदम काली खिचड़ी। वो कहता है अरे वाह मेरे सामने ढेरों भंडार लगा हुआ है, क्या बात है। वो कहता है तो ठीक है, देर किस बात की है, मैं कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा हूँ, चलो यार इन तलवारों से उनकी पावर ली जाए, इनसे द डेथ स्वॉर्ड को बनाया जाए, यार मजा ही आएगा। तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो उसके फादर इन लॉ ने उसे भेजा होता है। वो कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आखिरकार आप यहाँ कर क्या रहे हैं इन सभी तलवारों के साथ। और हमारे हीरो की फटके 464 हो जाती है। वो कहते अरे यार अंकल को अभी यहाँ क्यों आना था यार, मैं तो मरा गया। वो जू पे चिल्लाता है। वो कहता है कि यंग मास्टर आप सच सच बताना, कहीं आप इन सभी तलवारों को चुराने तो या नहीं है, जैसे आप पिछली बार उन सभी तलवारों को चुरा के उन्हें बेच के आ गए थे, कहीं आप इस बार भी आपका यही इरादा नहीं है ना। फिर वो कहता है अंकल नहीं, इस बार वो इरादा नहीं है, ऐसा कुछ और ही है, वो एक्चुअली मैं
नाटक करता हुआ जोश में आके कहता है कि नहीं अंकल, मैं यहाँ अपने फादर इन लॉ की मदद करने आया हूँ, मैंने सारी बातें सुनी उनकी, मैं यहाँ सभी तलवार को लेके उनके पास ले जा रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, देखिए मेरे हाथ में भी एक तलवार है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो उन तलवारों में अपना हाथ डालता है और उसके हाथ में पता नहीं कुछ होता है, यानी एक स्पेल सा एक्टिव होता है और उन तलवारों पे भी जाके लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जू अपने अंकल को कह रहा होता है कि अंकल आखिर आप खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से मेरी मदद कीजिए, हमें इन सभी बॉक्सेस को फादर इन लोग के पास लेके जाना है, आप भूल गए क्या? फिर तभी वो कहता है अरे हाँ मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी, जल्दी करो जल्दी करो। फिर तभी हमें सभी तलवारों को दिखाई देता है, जो सभी तलवारें बाहर आ चुकी होती है और जू का अंकल कह रहा होता है कि मास्टर क्वीन आपकी सभी तलवारें बाहर आ चुकी है, जैसा आपने कहा था, लीजिए अब आपको जो करना है कर सकते हैं। तभी जू का फादर कहता है कि मास्टर माउली, मास्टर फेंग यांग, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे पास देखिए इतनी सारी तलवारें हैं, ये सभी टॉप क्वालिटी की तलवारें हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं एक एक को, मैं आपको नहीं रोकने वाला। फिर उन दोनों के चेहरे पे एक इविल स्माइल आती है, वो कहते हैं कि अरे आप मास्टर क्वीन आप फिक्र मत कीजिए, अब बस आप देखते ही जाइए, अब हम क्या करते हैं, अभी हम इन सभी तलवारों की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, आप बस खड़े खड़े मूंगफलियां खाइए, छोड़े साइड में नाक दीजिए, अब देखते जाइए अब हम आपकी तलवार के साथ क्या करते हैं। मास्टर माउली कहते हैं कि तो ठीक है, अब मेरी तलवार की बारी, अब मेरी तलवार के सामने वैसे भी आज तक कोई तलवार नहीं टिक पाई, मैं देखना चाहता हूँ आपकी इन तलवारों में क्या खास बात है। उसके बाद वो अपना अटैक करने लगता है उन तलवारों पे। उसके बाद माउली उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, यानी वो शानदार अटैक होता है यार, वो कसम से मैं खुद देख के हैरान हो गया। वो कहता है कि चलो अब देखते हैं इन तलवार में क्या खास बात है, आए हो अब तक तो एक ना एक तलवार तो टूट ही गई होगी। इन लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि भगवान मेरी तलवार को बचा लेना, और अंकल बहुत ज़्यादा शौक होते हैं कि अरे यार अब तलवारों को क्या होगा, और हमारा जू बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो तक फाइनली चलो अब इसकी तलवार की पावर मेरे तलवार में चली जाएगी, मजा आ जाएगा। पर वो तीनों देख के हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या, मेरी मेरी तलवार, क्योंकि माउली की जो तलवार होती है वो टूट चुकी होती है उन तलवार पे मारने के कारण, वो तीनों ही हैरान होते हैं। माउली कहता है मेरी तलवार आखिरकार ये टूट कैसे गई। माउली एकदम सदमे में चला जाता है, वो एकदम हैरान होता है, वो कहता है ये कैसे, ये नामुमकिन है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरी तलवार टूट कैसे सकती है यार। और फादर इन लो और फैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, फैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं ये कैसे, ये नामुमकिन है ब्रदर, पक्का जरूर कुछ ना कुछ तो झोला है। और फादर इन लोग कहते हैं आखिरकार ये कैसे, मास्टर माउली की तलवार टूट कैसे गई, आखिरकार मैं तलवारों में इतनी ज़्यादा पावर कब से आ गई यार। वो खुश हो जाते हैं, वो अपने मन में कहते हैं कि क्या बात है, मुझे यकीन नहीं होता मेरी तलवार इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वाह 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 वाह, मैं फर्स्ट टाइम देख पा रहा हूँ, आखिरकार इन्होंने दिखाई दिया कि मेरी क्वीन फैमिली की तलवार सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मेरे तो जन्नत मिल गई भाई, कसम से जन्नत मिल गई। हमें लोगों को दिखाया जाता है जो बाहर खड़े खड़े ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार यकीन नहीं था, मास्टर माउली की तलवार टूट गई यार, क्वीन फैमिली की तलवार तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार, मास्टर मास्टर माउली की तलवार टूट गई, अब पता नहीं मास्टर फैन का क्या होगा यार, अगर उनकी तलवार भी टूट गई तो फिर तो उनकी नाक ही कट जाएगी यार। उसके बाद वैंग फैंग कहता है माउली से, माउली ये तलवार तेरी है ना, ये तलवार असली तो ना, कहीं तू किसी से मार के तो नहीं लेके आया ना, किसी की चुरा के तो नहीं लेके आया ना। माउली कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ा ना हूँ, ये तलवार मेरी ही है भाई, कसम से मैंने इसे 7 बार पॉलिश किया है, 7 बार इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डाली है, पर फिर भी ये टूट कैसे गई यार, मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा। तभी जू के फादर इन लोग कहते हैं कि क्या हुआ मास्टर वैंग फैंग, क्या हुआ मास्टर माउली, आखिरकार आपने मेरी तलवार की क्वालिटी चेक कर ली ना, मेरी फैमिली की तलवार की क्वालिटी वो है ना एकदम टॉप लेवल क्वालिटी है ना, है ना। उसके बाद वो दोनों आवाज़ सुनते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो मास्टर की आवाज़ है, अब लगता है लग गई लोड़े। फिर वो दोनों एकदम स्मार्ट एकदम जेंटलमैन की तरह कहते हैं मास्टर क्वीन आप सही कह रहे थे, हमें 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 गलत है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, प्लीज़ प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो हम पक्का उस बंदे को मार डालेंगे, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर हमारा जू है ना वो रोक लेता है, शू उन्हें रोक लेता है, वो कहता है कि रुको तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, रुको। और ये आवाज़ सुनने के बाद वो दोनों हैरान होते हैं, बोलते अरे ये आवाज़ कहीं सुनी सुनी सी लगती है। और इसी के साथ मास्टर से कि मास्टर्स मेरी बात सुनिए, अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आप जुर्माना नहीं भरते, आपने हमारी क्वीन फैमिली का सबसे जाना माना सबसे प्राकृतिक से बना हुआ गेट तोड़ा है, चलिए इसे जल्दी से उसका पैसा दे दीजिए, बस शांति से पैसा दे दीजिए। और फिर माउली और फैंग दोनों कहते हैं कि ए बच्चे आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम जानते नहीं कि हम कौन है, क्या तेरा दिमाग सटक गया क्या। उसके बाद जू के फादर अनिलो अपने मन में कहते हैं कि यार ये बच्चा आखिरकार कर क्या रहा है, आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये इन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार फिर से क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर क्वीन किसी जगह पे अपना पैर रख के कहता है कि लगता है आपको हमारी क्वीन फैमिली के रूल और रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने गेट तोड़ा है ना उसके बारे में बता देता हूँ, डिटेल दे देता हूँ। टोटल करके आपने क्वीन फैमिली का पूरा एडवांटेज लिया, आपने हमारा बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, आपने जैसा जैसा कहा हमने वैसा वैसा किया, तो अब आपकी बारी है, आपने हमारा गेट तोड़ा है तो आपको टोटल करके पूरे 10,000 सोने के या फिर सिल्वर कॉइंस देने होंगे।
और फिर ये सुनने के बाद उन दोनों के लग जाते हैं लोड़े। वो कहते हैं क्या 10,000 चांदी के सिक्के, आखिरकार तुमने हमें समझ क्या रखा है, क्या तुमने हमें मुकेश अंबानी समझ रखा है क्या। फिर जू एकदम स्टाइलिश है, चश्मा वश्मा पहन के माइक लेके उन्हें गेट के बारे में बताने लगता है। ये हमारे खानदान की सबसे प्राचीन गेट थी, ये हमारे पुरखों से चलती आ रही थी, ऐसे वैसे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, यही हमारे खानदान की शान बान आन सब थी, और तुमने इन्हें ही तोड़ दिया, अब तुम्हें सच में जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। और फिर वो लोगों के सामने इस तरह नाटक करने लगते हैं, इन लोगों को बड़ा चढ़ा के बताने लगता है, और लोग भी उसके बात में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। वाह यार बंदा क्या बोल रहा है, वाह 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 मजा आ गया, आग लगा दी भाई तूने तो आग ही लगा दी। और फिर उसके फादर इन लोग अपने मन में कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता, फाइनली आखिरकार मेरा सनी लो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसमें फाइनली दिमाग आ ही रहा है, मुझे यकीन नहीं होता ये काम ये कर रहा है, मुझे यकीन नहीं होता ये मास्टर माओली और मास्टर फैंग को बेवकूफ़ बना रहा है। वाह वाह मैं मान गया बेटे कि तू मेरा ही सनी लो है। के बाद मास्टर माओली कहते हैं, ओए तू साले क्वीन फैमिली के कचरे साले, आखिरकार तेरा इरादा क्या है, सही से मुझे बता दे, नहीं तो मैं तेरा वो काट के रख दूंगा सामान, समझा ना। और इस सुनने बाद जू उसके एकदम घूर के देखता है। तभी जू के फादर इन लोग एकदम बीच में आते हैं। वो कहते हैं मास्टर माओली आप अपनी जबान को संभाल के रखिए, आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं, आप नहीं जानते आप ये बात किसको कह रहे हैं, क्या आप नहीं जानते। वो कहते हैं कि वो मेरा सन इन लो है, उससे जरा तमीज से बात कीजिए, नहीं तो मुझसे बात कीजिए, आइए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे बात कीजिए। और उसके बाद माओली की भी फटके 64 हो जाती है। वो मास्टर क्वीन आपको ये क्या हो गया, प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। फिर तभी वैंग फैंग बीच में आता है। वो कहता है माओली जरा अपने आप को ठंडे दिमाग में रखो, ठंडे दिमाग से सोचो, इसने सिर्फ हमसे 10,000 चांदी के सिक्के मांगे हैं, 5,000 तू दे दे, 5,000 मैं दे देता हूँ, बात खत्म, इसे यहीं से सल्टा देते हैं, बाद में हम यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पे पक्का लोड़े लगने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों कहते हैं हाँ ये लो तुम्हें 10,000 चांदी के सिक्के चाहिए थे, ये लो तुम्हें चांदी के 10,000 सिक्के, अब हमसे और मत मांगना। और इतना पैसा हाथ में आने के बाद तो भाई किस किस के आंखों में तारे नहीं आएंगे, हमारे जू के भी आ जाते हैं आंखों में तारे। वो कहते कि आय हाय हाय इतना पैसा जिंदगी में नहीं देखा। फिर जू अपने आप को संभालता है। वो कहता ठीक है, हाँ ठीक है, आपने एक जन का तो दे दिया, आपका ये तो सिर्फ एक जन का हुआ, मुझे दूसरे जन का और चाहिए, मुझे टोटल करके 20,000 चांदी के सिक्के चाहिए, 10,000 आपके हो गए, अब 10,000 दूसरे और दीजिए, नहीं तो मेरे फादर इन लॉ जानते हैं ना आप। सुनने बाद मास्टर माओली और मास्टर फैंग दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते क्या तुझे अभी और चाहिए 10,000, अबे साले लालच की भी एक सीमा होती है, साले इतना लालच कौन करता है, साले 10,000 दे तो दिए, अब और क्या हमारे बच्चों की जान लेगा। फिर तभी जू का फादर लो जू से कहता है कि जू आखिरकार तुम आखिरकार चाहते क्या हो, इन्होंने दे दिए, अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा इरादा क्या है। उसके बाद जू कुछ बॉडीगार्ड्स को लेके आता है। वो कहता है ये हमारे और आपके बॉडीगार्ड्स के लिए है, एकदम मस्कुलर बॉडीगार्ड्स के लिए, जो आपकी और इस गेट की हमेशा हिफाजत करते आए हैं। और आप देख सकते हैं बॉडीगार्ड्स किस प्रकार के हैं, ये साले प्ले बॉय लग रहे हैं मुझे तो। 500 बॉडीगार्ड्स जू के फादर के आजू बाजू घूम जाते हैं, और उन्हें इस तरह देखने के बाद जू और माओली दोनों हैरान होते हैं। वो कहते अरे भाई यहाँ चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर जू कहता है कि मास्टर फैंग आप समझ गए ना आपको क्या करना है। फिर तभी माओली और फैंग कहते हैं कि हाँ ठीक है हम समझ गए यार, ये ले बाकी 10,000 चांदी के सिक्के, अब बस हमारे इतने ही है हमारे पास, अब क्या तुम्हारे बच्चे कुछ कपड़े भी लेगा क्या। फिर फैंग कहता है कि नहीं, फिर जू कहता है कि अरे नहीं मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, नहीं अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जू एकदम डरावने फेस से कहता है कि अब आप समझ गए ना, क्वीन फैमिली को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, कभी भी कम समझने की कोशिश मत करना, जब तक मैं यहाँ हूँ और मेरे फादर इन लॉ है तब तक क्वीन फैमिली नंबर 1 ही बनी रहेगी। और हाँ आपके बगल में जो कुत्ता है ना, कुत्ता वो ज़्यादा महंगा नहीं है, वो सिर्फ 50,000 चांदी के सिक्कों का है, आप चाहे तो इसे जीवन भर के लिए ले सकते हैं, चाहे तो आप ये इसका मरा हुआ भी ले सकते हैं। और इसने बाद उस कुत्ते के फटके 64 हो जाती है। वो तो साला मुझे दाव पे क्यों लगा रहा है। फिर जू कहता है और हाँ उसके सर पे जो कॉकरोच है ना, उसका केवल 1 चांदी का सिक्का, मात्र 1 चांदी का सिक्का। और मास्टर माओली और मास्टर फैंग वहाँ से डरते हुए कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें बस जिंदा वापस अपने घर जाना है, हमें जाने दो यार। और वो जहाँ से चले जाते हैं। फिर जू उन्हें बाय बाय कराता है, बाय बाय, फिर कभी मत आना, और आओ तो हाँ रुपए लेके आना अगर कोई नुकसान हो जाए तो तुमसे। और इसी के साथ ये लोग बात कर रहे होते हैं कि यार यकीन नहीं होता माओ फैमिली और लीन फैमिली इतनी ज़्यादा बेशरम थी यार, यकीन नहीं होता। और पर वीडियो शुरू करने से यार एक इम्पोर्टेंट बात यार दोस्तों, राजस्थान में लग चुकी है धारा 144, इसलिए इस धारा के तहत यहाँ पे हो चुका है इंटरनेट बंद, कभी भी हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता मैं वीडियो अब बना पाऊंगा कि नहीं, वीडियो अपलोड कर पाऊंगा कि नहीं, कुछ नहीं पता। इसलिए यार कोई कमेंट में गाली मत देना भाई, वीडियो कब आएगा, अभी वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद जू का फादर इन लॉ अपने मन में कहता है कि वाह यकीन नहीं होता, मेरा ही सन इन लॉ है, मुझे यकीन नहीं होता ये इतना ज़्यादा बहादुर हो गया फाइनली, यानी अब मुझे मेरी क्वीन फैमिली का सक्सेसर मिल गया है फाइनली। उन्हें याद आता है 1 मिनट, अरे मैं जनता के बीच में खड़ा हूँ, अरे नहीं मेरी सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएगी, अरे नहीं लगभग एक्सपोज हो ही गई है।
और हमारा जूतू अपने मन में कह रहा था कि आय हाय 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 आज की तो अच्छी कमाई होगी, चलो चलो अच्छा है 20,000 चांदी की, अरे वाह वाह क्या बात है, मेरी तो चांदी ही चांदी। फिर तभी अगले सीन में उससे कोई वो सारे पैसे ले लेता है, वो अरे ये क्या मेरे सारे पैसे कहाँ गए, किसने जादू किया, अरे मेरे पैसे कहाँ गए। में दिखाई जाता है वो उसके फादर इन लॉ ले लिए होते हैं। उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, ये हम बड़ों के काम की चीज़ है, बच्चे इससे ना खेले। उसके बाद हमारा जू कह रहा था कि फादर इन लॉ प्लीज़ एक दे दीजिए, प्लीज़ एक पर्चा दे दीजिए प्लीज़, वो 10,000 चांदी के सिक्के तो दे दीजिए, चलो 10 नहीं तो 5 दे दीजिए। तभी उसके फादर ने उसके बम पे लात मार के उसे दूर कर देते हैं। वो देखा जा जाके सबसे पहले वो मेन गेट ठीक करके आ, उसके बाद दूंगा, चल जा जल्दी जा। जू की हालत आप देख ही सकते हैं। वो तो अरे यार ये तो गलत बात है, मेरे सरासर अन्याय हो रहा है मेरे साथ, यार ये गलत बात है, फादर इन लॉ मुझे आपसे नफरत है। फादर इन लॉ अपने मन में कहते हैं कि हाँ मैंने जितना सोचा था नहीं, ये उससे ज़्यादा बुरा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने इस पर फालतू में ही शक किया था, मैं आप बेवकूफ़ हूँ। और हमारा हीरो दरवाजे को फिक्स करता हुआ कह रहा होता है कि मेरा पैसा सारा पूरा गया, इतना दिमाग लगाया पर फिर भी सारा गया, वह फादर इन लॉ आप गलत बात कर रहे हैं। फिर जू के फादर इन लॉ कहते हैं अपने उस बंदे से, यानी जू के अंकल से कहते हैं कि जल्दी जाइए इन सभी तलवारों को वापस कमरे में रख दीजिए, वैसे भी अभी इनका कोई काम नहीं, इनकी क्वालिटी चेक हो चुकी है, ये एकदम टॉप क्वालिटी की है। उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि क्या सच बताना है, क्या मेरे दामाद ने सच में इन तलवारों को यहाँ लाने से पहले छू रहा था, वो क्या कर रहा था वैसे इन सभी तलवारों का, क्या तुम मुझे बता सकते हो, मैं एकदम सच सच बताना कि वो क्या कर रहा था। फिर वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ आपने सही कहा, वो कुछ तो कर रहे थे, पता नहीं उन्होंने अपने कुछ जादू वादू किया था, मुझे यकीन नहीं है तो वो ऐसा कर पाए या नहीं, पर उन्होंने इस तलवार को इन सभी तलवारों को छू रखा था। वो एक एक करके सभी बॉक्सेस को बाहर लेके आ रहे थे, उन्होंने सभी बॉक्सेस को टच किया था। फिर वो अपने मन में कहते हैं कि कहीं उसने अपनी कल्टीवेशन पावर को, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 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 कहीं सच में अगर ऐसा हो गया तो अपने मन में कहते हैं ना 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 ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ उसको, वो मेरा दामाद है, वो एकदम निठल्ला नालायक और यूजलेस है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं 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 मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जू को दिखाई जाए जो एक कमरे में बंद होता है, वो कहता है फाइनली वो गेट तो ठीक हो गया पर सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी झंड हो गई। उसके बाद वो कहता है कि नहीं नहीं अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मुझे उन्हें दिखाना होगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके अंदर से एक ऑरा निकलने लगता है, आप देख सकते हैं ये एकदम बैडेस्ट मूड में होता है। फिर जू कहता है कि यार पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, मैं उनका दामाद हूँ, मैं उनकी बेटी का हस्बैंड हूँ, पर फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे इस घर के अंदर लॉक कर दिया, अरे मैं कोई कैदी नहीं हूँ यार, छोड़ दो, मैं एक आजाद पंछी हूँ। उसके बाद उसकी नज़र सामने जाती है, वो देखता है अरे वाह जैकपॉट, ये क्या है, कहीं मैं कोई दिन में सपने तो नहीं देख रहा, इतनी सारी तलवारें। तलवारों को देखता है, तलवार उन्हें देखती है, वो कहती है अरे वाह इतनी सारी तलवारें, ऐसा लगता है ये कमरा 1000 सालों से बंद है, इतनी सारी खतरनाक खतरनाक तलवारें, अरे वाह ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है, बेटा मौज कर दी। जू कहता है ये तो एकदम वैसा ही है जैसे मैं जंगल में पोटी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई टॉयलेट पेपर है नहीं और अचानक से कोई हाथ आता है वो मुझे टॉयलेट पेपर दे देता है, ये तो मेरे लिए जैकपॉट के बराबर है। आय हाय हाय, इसका उदाहरण भी देख सकते हैं आप किस प्रकार का है। वो एकदम हर तरफ तलवारों की तरफ घूमने लगता है, हर एक जगह से तलवार लेने लगता है। वो कहता है कि अरे वाह चुन चुन के एक एक बढ़िया क्वालिटी की तलवार लूंगा, आय हाय हाय कितनी सारी है, जी कहता सारी ले लूं, जी कहता काश मैं नहीं खा सकता। फिर वो कहता आय हाय हाय ये तो स्वर्ग है, ये तो अच्छा खासा स्वर्ग है, अच्छा हुआ मैंने वो काम किया जिसके कारण फादर इन लॉ ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, आय हाय हाय ये तो स्वर्ग के बराबर है। उसके बाद जू उन सब तलवारों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद कहता है कि हाश फाइनली चलो मैंने अपनी मनपसंद सारी तलवारें ले ली हैं, चलो देखते हैं कितनी हैं। दिखाया जाता है इतना लंबा कुतुब मीनार भी उसके सामने फेल है, कुतुब मीनार छोड़ो एल्फर टावर भी उसके सामने फेल है, इतना लंबा टावर खड़ा कर दिया उसने तो तलवारों का। फिर वो कहता है कि हाँ अब यही समय है कल्टीवेशन करने का, फाइनली अब इतनी सारी तलवारें भी मेरे पास है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, चलो अब इस चीज को करते हैं शुरू। और इसी दिखाया जाता है कि उस कटोरे को, यानी वो जो गोल्ड का जो कटोरा होता है ना बड़ा वाला, जिसमें हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था, उस कटोरे को हमारा हीरो शू उसे समन करता है। वो कहता है कि ठीक है तो अब इसे शुरू करने का समय आ गया। बाद उन सभी तलवारों की जो कल्टीवेशन होती है, उन तलवार में जितनी भी पावर होती है, वो उन सभी पावर्स को मिला के उस कटोरे के अंदर इकट्ठा कर रहा होना है, एकदम इकट्ठा कर रहा हो रहा है। के बाद जो वो कटोरा होता है, वो कटोरा जो होता है जिसके अंदर पावर इकट्ठा हो चुकी होती है, वो कटोरा ही वो पावर पूरी पूरी हमारे हीरो शू के अंदर ट्रांसफर कर देता है, मतलब वो पावर जितनी भी है वो हमारा हीरो के अंदर आ जाता है, हमारे शू के अंदर आ जाते हैं। वो कहता है कि हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वाह लाजवाब पावर है, क्या बात है, हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे शरीर में बदलाव आ रहे हैं, वाह क्या बात है। उसके बाद हमारे हीरो के चेहरे पे एक इविल स्माइल होती है, वो एकदम हंसता हुआ कहता है आहा लाजवाब, मजा ही आ गया, कसम से ये पावर लाजवाब है, अब मुझे कोई भी कमज़ोर नहीं कह सकता, अब मुझे कोई भी यूजलेस नहीं कह सकता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ अब। उसके बाद हमें इंपीरियल रूम का सीन दिखाया जाता है।
उसके बाद हमें फिर से वही मोटी औरत दिखाई जाती है जो हमें एपिसोड 1 के आखिर में दिखाई गई थी। वो एक बंदे को कह रही होती कि अरे सर आइए ना कभी हवेली पे, आइए कह ना, आपको खाना खिलाऊंगी, मजे दिलवाऊंगी, आइए ना सर। और वो बंदा जो उसे अपने दांत कुचल रहा होता है। और इन दोनों का नाम, यहाँ पे दो बंदे होते हैं, हाँ, जो पहला जो दांत कुचल रहा होता है ना, उसका नाम होता है शी लियाई और दूसरे का नाम होता है शेन लियाई। और ये दोनों इंपीरियर के ही एक सोल्जर्स हैं और हमारे शू के बहुत अच्छे दोस्त। फिर जैसे ही वो जा रहे होते हैं उनके सामने एक बंदा आता है टोपी पहना हुआ, आप ये थोड़ी पहचान लेंगे बाद में। जो अपने मुंह से जो उबासी ले रहा होता है ना, वो बंदा कहता है, यानी शेन कहता है कि ए तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की। उसके बाद शी कहता है कि अरे ओए तू कौन है बे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की। उसके बाद शेन होता है, वो हैरानी से कहता है एक मिनट तू कहीं वही तो नहीं है ना जिसके बारे में। उसके बाद वही बंदा होता है जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था, जो एपिसोड 2 में दिखाया गया था, एपिसोड 2 हाँ 3 में दिखाया गया था। और ये वही होता है और इसका नाम होता है शाई। हाँ इसका नाम होता है शाई। ये शाइयान की तरह है, थोड़ा सा नाम मैं जानता हूँ, पर इसका नाम होता है शाई, हमेशा शाई कहेंगे। वो कहता है हाँ मैं वही हूँ। फिर शाही कहता है कि मैं तुम लोगों से काम है, तुम लोग ये लो आधा अभी पकड़ो, एडवांस है ये पहले से, हाँ 1000 नहीं 100 है, 100 सिल्वर कॉइन्स है, ये लो, तुम्हें जितने चाहिए उतने अभी ले लो, बाद में बाकी ले लेना काम होने के बाद। ये दोनों भी बेवकूफ़ों की तरह उसे पकड़ लेते हैं। वो जो थैली होती है जिसमें 100 चांदी के सिक्के होते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ लाओ 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 लाओ, हमें अभी इसी की ज़रूरत थी। उन दोनों के मुंह से तो पानी टपक रहा था, आहा जैसे लगता है इनके हाथ में अमृत आ गया। वो लोग कहते हैं आए वाह 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 वाह, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, इतने सारे सोने के चांदी के सिक्के, आए हाय हाय, हमारी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। चलो बोलो बोलो काम क्या है, तुम जब जल्दी से बोलो। वो दोनों एक बैड ऐसी स्माइल देते हुए एकदम ईविल सा लुक बनाते हुए कहते हैं कि चलो बताओ काम क्या है, किसे टपकाना है, किसका पत्ता साफ करना है। और शाई भी एकदम ईविल सा लुक बनाते हुए कहता है कि हाँ उस बंदे का नाम है शू, हाँ वही इंपीरियर का सनिल्लो, जी हाँ तुम्हें उसे ही मारना होगा, शू को ही तुम्हें मारना होगा। और शू का नाम आते ही वो कहती क्या शू, तुम हमसे हमारे बेस्ट फ्रेंड को मरवाना चाहता है, साले तेरी इतनी औकात, तू आखिरकार चाहता क्या है उससे, आखिरकार हम तेरा ये काम क्यों करें, आखिरकार इसके बदले हमें क्या मिल रहा है, बस ये सोच चाहने के सिक्के, नहीं 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 हम ये काम नहीं करने वाले। और इसी को दिखाया जाता है जो उन दोनों से कह रहे होते हैं कि हाँ तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को ही मारना है, हाँ तुम्हें शू को मारना है, वही एम्पीरियर का सनीलो, तुम्हें उसे ही मारना है। और वो दोनों ये चीज़ सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाते हैं। वो कहते क्या तुम आखिरकार ये क्या कराना चाहते हो हमसे, क्या तुम हमसे पाप करवाना चाहते हो, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम उसे क्यों मारेंगे, आखिरकार हमारी उसकी क्या दुश्मनी है। फिर तभी शाही बोलता है क्या तुम लोगों ने क्या कहा, तुम लोग नहीं मारोगे। फिर तभी वो दोनों एक ईविल सा बैड सा लुक बनाते हुए कहते हैं कि हाँ जब तक तुम हमें इसका दुगना नहीं दोगे तब तक हम उसे नहीं मारेंगे, दुगना दे दो हम उसे मार डालेंगे। फिर उसके बाद शाही भी एकदम बैड सा लुक बनाते हुए कहता है कि ठीक है चलो मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें इसके 200 सिल्वर कॉइन और दे दूंगा, तुम लोग बस उसे मार डालो, बस उसका पत्ता साफ हो जाना चाहिए। उसके बाद कोई बोलता है कि जब कोई व्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण पावर को, अपनी शक्ति की सीमा को तोड़ देता है और उस समय इस पावर को अचीव करता है तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महान बन जाता है। जब ये ताकत उस व्यक्ति के वहाँ 9 गेट्स के पास पहुँचती है तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। उसके बाद हमारा ऋषु कहता है कि हाँ हाँ अरे वाह यार क्या बात है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, हा ये पावर लाजवाब है, सच में ये पावर तो एक गॉड लेवल की है, मुझे मज़ा ही आ गया। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि हाँ वो तो मैं जानता हूँ कैसे मज़ा आया, उस बूढ़े आदमी ने सही कहा था, डेथ ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमारे ऋषु एकदम शो ऑफ करता हुआ कहता है कि हाँ अब मेरे पास पूरे 27 महाबली बुल्स की पावर आ गई है, मेरे पास अब 27 सांड की एकदम पावर आ चुकी है, अब मैं एक पूरी बिल्डिंग को भी तोड़ सकता हूँ, अब मैं खुद अपने आप को एक महान बुल मान रहा हूँ। फिर तभी गेट में से एक आवाज आती है क्या सिर्फ 27 बुल्स की पावर, वो भी सिर्फ महाबली 27 बुल्स की पावर, क्या मजाक करे हो यार, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास ऐसे आ ही नहीं सकती, आखिरकार तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। फिर तभी शू कहता है कि अरे कौन है बे जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर तभी उन दोनों की एंट्री होती है। वो कहते हैं जानो जरा कौन है हम हैं वो जो तुम अच्छे से जानते हो, हमें जरा पहचानो। ये बात इसमें लिखी हुई है, मैंने नहीं बोली। उसके बाद शू कहता है कि ये दोनों ये। फिर तभी वो दोनों एकदम मस्कुलर एकदम बॉडी बिल्डर वाला पोज मारते हुए कहते हैं कि शू क्या हुआ, क्या तुम हमें भूल गए, अपने दोस्तों को भूल गए, कितनी शर्मनाक बात है। फिर वो कहते हैं हे तुम दोनों यहाँ कैसे, और तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। फिर तभी उन दोनों में से जो पहले वाला शी जो होता है वो कहता है कि हाँ हम जानते हैं हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया गया है इसलिए। फिर तभी शेन कहता है कि हाँ हमें इसके लिए बहुत अच्छी मोटी कीमत मिली है, हम बस तुम्हें मारना चाहते हैं दोस्त, हम तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं देंगे बस।
फिर तभी शू कहता है कि क्यों आखिरकार तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो यार, किसने कहा है तुम लोगों को ये मारने के लिए, वैसे भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं यार, हम लोग भाई हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं, हम लोग तो भाई समान है यार। फिर वो दोनों कहते हैं अरे हाँ तुमने सही कहा, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स ही नहीं, हम लोग तो भाई हैं यार, पता नहीं हमें क्या हो गया था, खैर चलो छोड़ो, पर हम लोग भाई हैं, हम लोग लड़ेंगे नहीं। शू कहता है कि ठीक है चलो मुझे बताओ कौन है वो जो हम तीनों के रिलेशनशिप के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, हम तीनों भाइयों को ऐसा लड़वा रहा है, कौन है वो जो तुम दोनों को मेरे खिलाफ कर रहा है। फिर तभी शेन कहता है सॉरी भाई, सॉरी ब्रदर, हम ये तुम्हें नहीं बता सकते, ये हमारे, तुम जानते हो ये हमारे काम का वसूल है, इसलिए हम तुम्हें नहीं बता सकते, पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें ज्यादा दर्दनाक मौत नहीं देंगे, बस हल्की सी एक मर्डर, तुम्हारा सर काट के रख देंगे। शू कहता है कि ओ तो तुम लोग मुझे कम हाँप रहे हो, तुम लोग कम समझने की गलती मत करो, ये मत बोलो कि मैं तुम लोगों की अच्छी कमजोरी जानता हूँ। फिर तभी वो दोनों कहते हैं कि ओह शू फिक्र मत करो, हम तुम्हें वापस इतनी गंदी मौत नहीं देंगे। हाँ तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें इतनी साधारण सी मौत दे देंगे? नहीं, हम जानते हैं कि तुम अब थोड़े ताकतवर बन चुके हो, पर हम तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देंगे, हम तुम्हें ज़्यादा दर्दनाक भी नहीं देंगे शू। फिर तभी शी जू के पास आता है, वो कहता है कि ठीक है ब्रदर, पहले तुम्हें मैं मारूंगा, फिक्र मत करो, हम एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं मारूंगा, बाकी काम खत्म तो मेरा भाई करेगा, यानी हमारा भाई करेगा। फिर तभी शी कहता है तो ठीक है जू, क्या तुम तैयार हो मरने के लिए? फिक्र मत करो यार, मैं कहा ना तुम डरो मत, भले ही तुम यहाँ के इंटरनल के सनी लो हो, पर हम एकदम तैयारी के साथ आए हैं। उसके बाद शी अपने मन में कहता है कि भाई मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम पूरा काम खत्म करने के बाद ही आओगे। फिर तभी वो कहता है पर शू को पूरा खत्म मैं करूंगा। फिर तभी वो आगे देखता है और आगे से आ रहा होता है शी, वो कहता है अरे भाई मर गया। हमें शू को दिखाया जाता है जो एकदम खतरनाक तरीके से शी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है, पता नहीं कहाँ से आया, इस पे खून लगा होता है, वो भी ब्लैक ब्लड, ये शायद ब्लैक है ना, नहीं ये रेड है इसमें दिखाया गया है, पर एकदम खतरनाक एकदम बैड सा लग रहा होता है। फिर तभी शू एकदम खतरनाक तरीके से एकदम भयानक बैड मूड में आके कहता है कि मैं तुम लोगों से सिर्फ आखिरी बार पूछूंगा, तुम लोग मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर मैं आखिरी बार पूछूंगा तुम दोनों को किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। और इसी सस्पेंस है जो सेन होता है वो डर रहा होता है, क्योंकि जो जू के हाथ में चाकू होता है वो उस चाकू को देख के डर रहा होता है, उसके फटके 4464 हो चुकी होती है। और फिर तभी जो शू होता है वो एकदम बैड सा लुक बना के कहता है कि तो ठीक है मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है, शाही फैमिली ने या किंग फैमिली ने, इन दोनों फैमिलियों में से तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए, क्या पता शायद तक मेरी खुद की फैमिली भी हो सकती है। फिर तभी जो सेन होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और अपना सर जोर जोर से जमीन की भिड़ाने लगता है, अपनी जीवन की दया मांगने लगता है कि शू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को बख्श दो, देखो मैं ये मेरा हमारे धंधे का वसूल है कि हम किसी को नहीं बता सकते, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर वो शू कहता है कि क्या माफ़ी, वो भी तुम्हारी ज़िंदगी की? अरे रे 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 रे, अगर मैं अच्छा होता तो ठीक है चल दे देता, पर मैं नहीं देने वाला। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विशु अपने मन में कह रहा होता है कि आय हाय 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 27 एकदम महाबली सांडों की ताकत तो आय हाय लाजवाब है, मान गया कसम से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शू है वो थोड़ा घबराया है, वो कहता है कि ठीक है चलो अब इन दोनों का क्या किया जाए यार, इन दोनों को मार तो दिया इतनी बेरहमी से, पर चलो जान से नहीं मारा, पर अब इन लोगों को ठिकाने कहाँ लगाऊं, अगर इन्हें किसी ने देख लिया तो मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, अब इन्हें कहाँ रखूँ, कहाँ ठिकाने लगाऊं। फिर तभी पीछे से घंटियों की आवाज़ आती है और हमारा शू वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, यानी वहाँ देखने लगता है कि वहाँ कौन है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि आह लाजवाब, मज़ा ही आ गया, क्या इंटरटेनमेंट शो था, मज़ा ही आ गया, फुल पैसा वसूल। और यहाँ पे हो चुकी होती है रात। कौन सोच सकता था कि ये क्वीन फैमिली का इतना बेकार, एकदम बेकार यूजलेस सनी लो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, अरे रे रे रे, इससे पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ अब मैं तुम्हें पहचान गई अच्छी तरीके से, तुम क्वीन फैमिली के मटेरियल आर्ट के मास्टर हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपना सनी लो बनाया है, वाह क्या बात है, क्वीन फैमिली को मानना पड़ेगा। फिर विशु अपने मन में कहता है ये तो डाई याओ याओ है, ये तो किन फैमिली के स्पेशल मार्शल आर्ट मटेरियल आर्ट की मास्टर है, पर ये यहाँ कैसे, इसे मुझसे क्या काम है। फिर डाई उसके पास आती है, उसके पास वो उसकी चेस्ट पे हाथ लगा के कहती है कि हाँ मैं महसूस कर पा रही हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, सच में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल पावर स्टेमिना सब भर भर के है, तुम एक सच में एक मटेरियल आर्ट के मास्टर हो, मैं मान गई, वाह सच में तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। फिर तभी वो फिर से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, वो कहता है अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे स्क्रोल और ये सभी मेडिकल स्क्रोल्स है, वाह यकीन नहीं होता, वाह यानी मेरी एक न्यू एडवांसमेंट खुल गई, वाह लाजवाब, मैं अब सब कुछ मेडिकल के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे यकीन है मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा है। उसके बाद डाई एकदम प्यार से एकदम स्वीट सी कहती है कि मास्टर क्या हुआ, आप कुछ कहते क्यों नहीं, आपकी बोलती बंद क्यों हो गई, कहिए ना मुझसे कुछ तो कहिए, बात कीजिए ना। उसके बाद उसको हंसता हुआ कहता है कि
यंग लेडी, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप अपने बारे में सोचिए, मैं कैसा हूँ उसकी चिंता आप मत कीजिए। आपको जो बीमारी है सबसे पहले आप उसे उसके बारे में सोचिए, क्योंकि आप एक कर्ज से जूझ रही हैं। आपके अंदर एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके कारण आप अपनी पावर को फुल तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही। मैं जानता हूँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ठीक कर दूंगा, पर अगर आप चाहें या मैं चाहूँ तो। और इसी के साथ दिखाया जाता है, शू कह रहा होता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, यानी वो अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता है। वो उस लड़की के सामने अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता है कि हाँ मैं दुनिया का सबसे महान डॉक्टर भी हूँ, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी बीमारी को, मैं देख सकता हूँ। अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि यार किसने सोचा था, यार कौन सोच सकता है कि मेरी मुलाकात इतनी खूबसूरत पेशेंट से होगी। यार क्या खतरनाक है, ये तो बवाल है रे, कतरी बवाल है कसम से। यार मैंने कभी सोचा नहीं था। खैर अभी मेरे पास एक चांस है, इसके सामने हीरो बनने का। उसके बाद वो लड़की भी अपने मन में कहती है कि यार ये बंदा, ये यंग मास्टर तो कितने ज़्यादा काइंड पर्सन है, इनके जैसा साफ दिल पर्सन मुझे अब तक अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला। काश मैं इनसे बहुत पहले मिली होती तो मज़ा ही आ जाता, तो मैं इनसे शादी कर लेती। उसके बाद शिव भाई साहब अपनी और भी ज़्यादा तारीफों की पुल बांधते हुए कहते हैं कि हाँ क्योंकि मैं एक गॉड ऑफ मेडिसिन भी हूँ, हाँ मुझे लोग गॉड ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। ये बस मेरी सामान्य क्षमता है दिमाग की, मैं इससे भी आगे के लेवल पे पहुँच सकता हूँ। इनके दिमाग के भी एक लेवल होते हैं। बार डिंग अपने मन में कहती है कि हाँ इस लड़के का नाम डिंग होता है। वो अपने मन में कहती है कि मेरी जो ये चोट की खबर है केवल अब तक इसे पता है, मुझे इसे जल्द से जल्द मारना होगा। अगर मेरी जो चोट की खबर अगर लीक हो गई और चाओ परिवार के पास पहुंच गई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत खतरनाक बात होगी। उसके बाद शू एकदम रोमांटिक तरीके से उस लड़की के पास आता है, बहुत ज़्यादा पास। वो आते ही कहता है कि मैं तुम्हारे दिल में जो चोट लगी हुई है मैं इसे पल भर में ठीक कर सकता हूँ अगर तुम बोलो तो मेरी जान। तो उसके हाथ में जो चाकू होता है जिसके कारण वो उसे मारने वाली होती है, वो अपने हाथ से उस चाकू को फेंक देती है। और वो कहती है कि यंग मास्टर क्या सच में आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद वो एकदम मासूम सा चेहरा बनाती है और यशु का जो हाथ होती है वो अपने कलेजे के यानी बड़े बड़े संतरों के पास लेके जाती है, मतलब टच करती है। और वो कहती है कि यानी आप सच में इस चीज़ को देख के बता सकते हैं कि आप इसे ठीक कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और फिर वो उससे अपने आप को दूर करता है। वो कहता है अरे नहीं नहीं प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करो, मुझे सेड्यूस मत करो यार, मेरे नाक से वैसे भी यार गंगा के खून की धारा बहने लग गई यार, अरे यार अरे तुम ऐसा मत किया करो, मुझे तुम प्लीज़ इस तरह करना बंद करो मेरे साथ। बाद दिन कहती है कि आप मुझसे जो चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ एक रात सोने के लिए भी तैयार हूँ प्लीज़। फिर तभी शू कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ सोने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी ये एक फैमिली बिजनेस भी हो गया मेरा, इसलिए मैं ना तुमसे ज़्यादा लूँगा ना तुमसे कम लूँगा, मात्र थोड़ा बहुत ही लूँगा मिनिमम। उसकी बार्डिंग अपने मन में कहती है इसने उंगली सिर्फ 3 दिखाई है, मतलब सिर्फ 3 लाख सोने के सिक्के से 3 लाख सोने से सिक्के से सिर्फ मेरा इलाज हो सकता है। अरे वाह ये तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, इससे इससे तो मेरा ही लाभ हो रहा है, मेरा ही प्रॉफिट हो रहा है। पर उसके बाद तो हमारा शू तो एकदम ही कम कर देता है। इसने 3 लाख सोचा था, इसने कहा सिर्फ 300 टेल्स, हाँ सिर्फ 300 टेल्स पहली बात बताने के लिए, इसलिए अब मैं जो तुम्हें बात बताई तो इसके पहले सबसे पहले भुगतान करो, इसका 300 टेल्स है। और ये सुने बार्डिंग एकदम सदमे में, वो कहती क्या सिर्फ 300 टेल्स, अरे भाई ये बंदा इसे क्या पैसे की कीमत नहीं पता, क्या ये नहीं जानता कि भाव जाओ किसे कहते हैं। अरे ये बच्चा सच में एक नंबर का पागल है, अरे मुझसे ही पूछ लेता कीमत कितनी है, सिर्फ 300 टेल्स, अरे यार। वाशु कहता है क्यों क्या हुआ, आखिरकार मुझे हैरान क्यों हो रही हो, क्या ये महंगा है, हद से ज़्यादा महंगा है, अगर तुम्हें नहीं कराना तो ठीक है, तुम अपनी मौत का इंतजार करती रहो, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, तुम मर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। उसके बाद डीन कहती है नहीं 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 ये महंगा नहीं है, ये ठीक ही है, भाई ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही महंगा है। वो नाटक करती हुई कहती है कि नहीं ये थोड़ा कुछ ज़्यादा महंगा है, पर कोई बात नहीं, पर मैं उससे पहले देखना चाहूँगी कि आप किस प्रकार मेरा इलाज करना चाहेंगे। उसके बाद शुभ भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पहले मैं तुम्हें दिखा दूंगा, उसके लिए हमें कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी जिसकी जगह में जहाँ पे मैं तुम्हारा इलाज कर सकूँ। उसके बाद शू अपने मन में कहता है कि क्यों है ना, मैं हूं ना दिमाग वाला, सिर्फ 300 टेल्स में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 300 टेल्स में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे पास इतना बड़ा ज्ञान है, मेरे को जो उस गॉड ने जो बाउल दिया था उसमें एक गॉड की स्किल भी थी, यानी एक मेडिकल गॉड की स्किल थी, उसका नाम था यान, उसकी एक स्किल थी। और इस स्किल के द्वारा मैं बहुत सस्ते में लोगों का इलाज करूंगा, जिसके कारण लोग मेरे पास आएंगे, फिर मेरे पास पैसा ही पैसा, उस पैसे से मैं खरीदूंगा तलवार और फिर मैं बन जाऊंगा माला माल। उसके बाद डिंग एकदम स्वीट सा फेस बनाती हुई कहती है कि यंग मास्टर शू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी इस इलाज को ठीक, आप मेरी इस बीमारी को ठीक कर रहे हैं, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया कहूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी डॉगी को जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसके सर के ऊपर एक कॉकरोच होता है, उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है उसके सामने जू और डोई जा रहे होते हैं। वो डॉगी इनका पीछा करता है, वो कहता है कि अपने मन में कि यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहीं यार इस शू की तो शादी हुई है, इसे तो अपनी बीवी के साथ मजे करने चाहिए, पर ये पराई औरतों के साथ मजे कर रहा है, थू है इस पे तो यार, इससे अच्छा मैं होता ना तो मैं तो मजे कर लेता।
उसके बाद डोई कहती है कि तो ठीक है यंग मास्टर, तो मैं इस पोजीशन में यहाँ लेट जाती हूँ, आप मेरे वहाँ एकदम अच्छे से डाल पाएंगे। वो सुई की बात करी होती है दोस्तों, वो मत समझना, वो पीठ की सुई की बात करी कि पीठ में सुई चुभानी है, क्योंकि उनके वहाँ पे सुई से ही इलाज होता है, कुछ और मत समझने ना। और डोई को इस पोजीशन में देखने के बाद शू के नाक में से कसम से पूरी एक खून की धारा बह जाती है। वो कहता है अरे मैया ही का देख लिया, अरे 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 हमारा किन्ना ताण में आ रहा है। और ये सब देखने के बाद वो डोगी भी हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे बाप रे ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, इस बंदे ने तो अपने नाक से खून चला लिया, और ये लड़की यार क्या पोजीशन में है यार, काश मैं इसकी जगह होता। फिर वो डोगी भागता हुआ वहां आता है। वो कहता है अरे नहीं नहीं हट 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 हट, तुझसे तो साले कुछ भी नहीं होगा, तेरा तो ठीक ढंग से बाहर गलता भी नहीं, अब हट मैं डाल दूंगा। इतनी शुभ कन्या। और उसे इस तरह आता हुआ देख के वो दोनों ही हैरान होते हैं, वो तो ये क्या, इस डोगी को क्या हुआ। और वो आते ही डोई के पैर के पास आता है। वो कहता आय हाय हाय का नरम पैर है बगुआ, आय हाय हाय इतनी अच्छी सुंदर शुभ कन्या के पैर, आए रे वाह, अच्छी तरीके से चाटूंगा। उस डोगी को इस तरह देखने के बाद डोई कहती है अरे हट कुत्ते हट 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 हट, तेरे को तो साले मैं अपने मुंह में भी ना ले दूं, हट हट हट, तेरे को तो पास भी ना ले दूं, अरे तू क्या मेरा पैर छोड़ेगा, हट हट गंदे डोगी, क्या गलनी के नाले के कीड़े। और जू उसका चेहरा तो कसम से देखने लायक होता, वो बहुत ज्यादा जलिस होता। वो कहता सामने बहुत ज्यादा जल रहा है इस डॉगी से, काश इस डॉगी के बदले में होता है यार, क्या सीन है यार, ये कितना लकी है। फिर हमें दिखाया जाता है उस डॉगी को जो उसका डॉगी का पैर चाट रहा होता है। वो कहता आय हाय 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 क्या स्वाद है, स्वर्ग मिल गया मुझे तो कसम से, आहा जन्नत मिल गई, आहा अब पता चला कि शू क्यों जल रहा था। और फिर डोई को गुस्सा आ जाता है, वो उस कुत्ते को सिर्फ एक लात मारती है, वो कुत्ता बाहर चला जाता है, मतलब छत तोड़ के बाहर, कसम से हेवन में पक्का गया होगा, हेल या हेवन में गया होगा। और शू उसे सलामी कर रहा होता। वो कहता भाई तू ग्रेट है, तेरे को तो 21 तोपों की सलामी देता हूँ यार, तू कसम से ग्रेट है, मैं मान गया तेरे को। और डोई शू पे चलाती है। वो कहती है मास्टर आप आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, आप उसको सलामी क्यों दे रहे हैं, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था क्या, आपको भी मेरे हाथों से पिटना है, जल्दी से आप जो काम करना चाहते हैं जल्दी से उसे पूरा कीजिए। फिर अभी शू कहता है कि हाँ ठीक है चलो पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से तुम पीठ के बल बैठ जाओ, मतलब कि पीठ के बल घूम के बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पीठ से उस चीज़ को शुरू करूंगा। और उसके बाद डुई एकदम रोमांटिक तरीके से अपने पीछे से वो खोलती है। अब उसके बाद वो कहती है कि मास्टर यंग मास्टर क्या इस तरह एकदम पीठ के बल बैठना है। और उस डोई को इस तरह देखने के बाद शू के मुंह से तो कसम से झरना बहने लगती है, वो उसके आंखों में तो दिल आ जाते हैं। वो कहता है अरे वाह काश ये औरत मेरी लड़की मेरी वाइफ होती, मैं अपने इस पानी को कटोरे में इकट्ठा कर लेता हूँ, मुझे तो मजा आएगा, इसकी बैक की कितनी ज़्यादा स्मूथ और सिल्की है यार, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद डोई भी एकदम रोमांटिक तरीके से एकदम प्यार से कहती है कि यंग मास्टर चलिए अब आप शुरू कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। और इतनी रोमांटिक तरीके से कहने के बाद तो कसम से मेरा भी ताण में आ जाता है। और शू को भी देखने से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये भी एकदम डेविल फॉर्म में आ गया, एकदम डेविल रूप में आ जाता है। वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, इसके मन में कसम से बहुत ज़्यादा नोटी नोटी ख्याल जग रहे होते हैं। ये कहता है हाँ क्यों नहीं, इस तरह शुरू करूँगा कि तुम्हारे मुंह से तो चीखें निकल जाएगी। और शू अपनी सुई को एकदम रेडी करके एकदम डेविल फॉर्म में एकदम डेविल वाले लुक में आके कहता है तो चलिए आइए दोस्तों हम अब शुरू करते हैं। और कसम से हाँ दोस्तों उसके मुंह से चीखें निकलती है, वो भी वो वाली रात वाली जो रात के कमरे में निकलती है ना, वो वाली चीखें निकलती है। वो जोर से कहती है कि यंग मास्टर थोड़ा धीरे, और सुई गल जाती है। और इसी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा जो हीरो शू होता है वो अपने वो सुई लेके जो मेरा वो डाई यूज होता है, उसके डाई जो लड़की होती है ना, वो जो दूसरे फैमिली की होती है लड़की, उसका इलाज कर रहा होता है, उसके पीछे सुइयाँ चुभा रहा होता है। ये अपने मन में कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पर फिर भी मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि जब जब मैं सुई चुभा रहा है तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रही है, और साथों साथ ये मेरी जो वो बीमारी है उसे भी दूर कर रहा है। ये सच में एक मेडिकल स्किल का मास्टर है, ये यंग मास्टर तो कमाल का है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाई के पीछे एक बहुत खतरनाक अटैक होता है, मतलब वो अपना लास्ट मूव कर देता है जिसके कारण डाई को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। डाई एकदम कसम से अपना कलेजा पकड़ के बैठ जाती है, एकदम उस तरह जैसे उसके बहुत ज़ोरों से गल चुका है। अब आप समझिए क्या, एकदम उसी पोजीशन में होती है जिस पोजीशन में पीछे से झटका दिया जाता है। आई एम सॉरी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ बट हाँ करनी पड़ रही है। डाई एकदम उसी पोजीशन में बैठी होती है। डाई अपने मन में कह रही होती है कि इसने क्या किया, अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे शरीर में गर्मी आ रही है, यानी इसके अंदर एनर्जी आ रही है। अपने मन में कहती है कि ये जिस प्रकार के टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है उस प्रकार के टेक्निक्स केवल प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, यानी मेडिकल जो चिकित्सा होते हैं केवल वही करते हैं। क्या ये सच में एक बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर है। फिर अभी शू को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे एक इविल स्माइल होती है, इसके कुछ इरादे गलत लग रहे हैं। उसके बाद उसके हाथ में हमें सुई दिखाई जाती है। वो कहता है कि ठीक है अब ये बस वन लास्ट, उसके बाद तुम्हारी बीमारी मैं तुम्हारे शरीर से दूर कर दूंगा।
और फिर वो उसके चुभा देता है, डाई के वो फिन जो था वो उसके सर पे चुभाता है। इस बार वाली नहीं थी तो वो उसके पीछे से कर रहा था, इस बार उसके सर पे करता है। और ये देखने के बाद डाई को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत अच्छी फीलिंग भी होती है। तू कहता है कि चलो फाइनली आखिरकार तुम्हारा काम हो ही गया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैंने अब तुम्हारी बीमारी तुमसे दूर कर दी, तो चलो अब मुझे मेरा पैसा वापस दे दो, मुझे मेरा पैसा दो तुम्हें ठीक करने का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाई के शरीर के, यानी वो बड़े बड़े रस वाले संतरे होते हैं ना, वहाँ से उसके अंदर से कुछ काले कलर के धुएं निकल रहे होते हैं, मतलब काले कलर की कोई पावर निकल रही होती है। और वो यही इसकी बीमारी होती है। डाई कहती है कि हाँ आपने कमाल कर दिया, मैं महसूस कर पा रही हूँ वो काला धुआं, यानी वो जो ब्लैक पावर थी, घोस्टली पावर, वो निकल गई है मेरे शरीर से। अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर पा रही हूँ, अब मुझे पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। उसके बाद शू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, अब मेरे कंधों में दर्द भी होने लगा है तुम्हारा इलाज करने के बाद, अब बस जल्दी से मुझे मेरा पैसा दे दो। उसके बाद आई अपने मन में कहती है मुझे इस यंग मास्टर को अपने अपने साथ मिलाना होगा, अपनी टीम में लेना होगा, और ये मेरे बहुत ज़्यादा काम भी आएगा आगे, इसलिए अभी मैं बस इसे अपना आधा पैसा देती हूँ। ये अपने मन में कहती है ये बंदा दिखने में जितना ज़्यादा साधारण लगता है नहीं उतना, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। इसने अपनी पूरी पावर अपने अंदर छुपा के रखी है, इसने बस अपनी पावर का 2% इस्तेमाल किया और मेरी बीमारी को पल भर में मुझसे दूर कर लिया। मुझे इस बंदे से बच के भी रहना होगा और इसे अपने साथ मिलाना होगा। फिर जब बिशु उसके पास आता है, वो कहता है तुम मुझे इस तरह खतरनाक नज़रों से क्यों देख रही हो, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या सोच रही हो मुझे देख देख के, कहीं तुम्हारा कुछ गलत इरादे तो नहीं है। फिर डाई कहती है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद डाई कहती है नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी, मैं तो बस आपके बारे में सोच रही थी कि आप कितने ज़्यादा महान हैं यंग मास्टर शू, आप सच में कमाल के हैं। वो बीमारी जो मेरे इतने सालों से कोई भी ठीक नहीं कर पाया, आपने उस बीमारी को सिर्फ पल भर में ठीक कर दिया, आप तो सच में ग्रेट हैं। पर फिर भी आप इतना ज़्यादा कम पैसा ले रहे हैं, पर फिर भी मुझे ठीक। उसके बाद डाई शू को मस्का लगाने लगती है, वो कहती है कि माय लॉर्ड मेरी बात सुनिए यंग मास्टर, प्लीज़ क्या आप थोड़ा और सस्ता कर सकते हैं मेरे लिए, प्लीज़ थोड़ा सा और, मैं आपकी छोटी बहन समान हूँ ना प्लीज़। और फिर हमें दिखाई देता है शू की नाक से खून निकल रहा होता है, शू अपने नाक पे हाथ रखता है, कहता है प्लीज़ तुम 2 मिनट के लिए ये सब करना बंद करो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कम कर दूंगा, 1 रुपये कम कर दूंगा, बस मंजूर है तुम्हें, 1 गोल्ड कम कर दूंगा, पर बाकी तुम्हें देना होगा। उसके बाद डाई एकदम क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती कि ठीक है चलो मुझे मंजूर है, आप जैसा कहें वैसा ठीक है, मैं आपको 299 गोल्ड के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। फिर वो अपने मन में कहती है कि इस बंदे से मुझे थोड़ा बच के रहना होगा, ये चालाक है पर बेवकूफ़ भी है। और पैसों की अमाउंट को देखने के बाद वो अपने मन में कहता है आहा इतना अमाउंट में पैसा, क्या बात है, अपनी इस टेक्निक के द्वारा मैं तो लोगों को लूट सकता हूँ, मैं लोगों की बीमारी ठीक करूंगा और उनसे बहुत महंगे दाम में पैसा लूंगा, इससे तो मेरा धंधा और भी ज़्यादा बढ़िया चलेगा। उसके बाद डाई शू को मस्का लगाती हुई कहती है कि यंग मास्टर शू, अगर आपको 299 ये सोने के सिक्के नहीं चाहिए, टेल्स नहीं चाहिए, तो आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ और भी कर सकती हूँ, आप मुझसे कुछ और भी ले सकते हैं। उसके बाद शू उसको डांटता हुआ कहता है कि ये तुम अपनी इस हॉट फिगर का फ़ायदा नहीं उठा सकती, तुम मुझे अपने ऊपर अट्रैक्ट नहीं कर सकती, नहीं नहीं मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है पैसा, मुझे पैसा सबसे महत्वपूर्ण है और तुम मुझे अपने ऊपर नहीं फंसा सकती। उसके बाद डाई कहती है ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर। उसके बाद वो अपने मन में कहती है ये बंदा इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं है, मुझे किसी और तरीके से इसे अपने साथ लेना होगा। और इसी कहता है डाई कहती है शू से कि मास्टर शू, मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन फैमिली में आपकी जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपका जीवन वहाँ पे एकदम दुखद भरोसे बीत रहा है, तो मैं आपके सामने एक बिजनेस का प्रस्ताव लाती हूँ, क्या आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहेंगे। उसके बाद शू कहता है क्या सच में, अरे वाह ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डाई कहती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, पर आपको इसके बदले 100 टेल्स भी मिलेंगे और साथ साथ आपको देने भी पड़ेंगे, क्योंकि हम बिजनेस अभी शुरू नहीं किया ना, करेंगे इसलिए। जू अपना एक्टिंग करता हुआ कहता है कि ए 2 मिनट रुको, तुमने क्या कहा, क्या तुम मुझे अपने से नीचे समझ रही हो क्या है, मेरे पास तुमसे ज़्यादा एबिलिटीज़ है, इसके बदले मुझे 500 टेल्स चाहिए, समझे, महीने के 500 टेल्स, महीने के छोड़ो दिन के 500 टेल्स। बड़ाई अपना मुंह फुला लेती है, वो कहते मास्टर जू आप तो बहुत ज़्यादा लालची हैं, इतना भी लालच काफ़ी नहीं है, प्लीज़ अगर आप 500 ले लेंगे तो फिर मैं क्या रखूँगी, 100 200, प्लीज़ थोड़ा बीच बीच में बंटवारा एकदम बराबर का होना चाहिए, 1:1 का होना चाहिए। तब यीशु कहता है कि ठीक है तो रुकी क्यों है, फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। शू बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता फाइनली अब मेरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। डाई कह रही है कि मास्टर थोड़ा धीरे, प्लीज़ थोड़ा धीरे, हाँ मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ पर थोड़ा धीरे आराम से।
उसके बाद शू अपने मन में कहता है ये लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, इसे नहीं पता इसे साथ नाटक करना चाहिए था मेरे लिए होटल्स को कम करने का, पर ये एकदम बेवकूफ़ है, ये हाँ भी कर चुकी है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाने वाला हूँ ये। और बाद में दोस्तों ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो इटर्नल फर्स्ट सनीलो है मैंने इसके पूरे पूरे 200 चैप्टर पढ़ लिए हैं, पर इसके 300 भी ज़्यादा चैप्टर्स हैं और आगे आगे चलते चलते और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं पूरे पूरे 300 एपिसोड कवर करके रहूँगा। उसके बाद आई अपने मन में कहती है कि दुर्भाग्य से ये आदमी क्या मूर्ख है या मूर्ख बनने का नाटक करता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या शायद तक मैंने अब तक इसे अच्छी तरीके से परखा नहीं है, मुझे शायद तक इसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए, पर भी इसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। उसके बाद हमें उस कुत्ते को दिखाया जाता है, उस कुत्ते को देखने के बाद आई अपने मन में कहती है ये कुत्ता अब तक जिंदा है, मरा नहीं है। फिर वो कहती है कि वैसे आपने कहा था यंग मास्टर शू कि मेरा दर्द चला जाएगा, मेरे शरीर से ये बीमारी चली जाएगी, आपने मेरे मेन ओक्यू पॉइंट्स पे उस जगह को ठीक कर दिया है, पर फिर भी आपने कहा था कि मुझे अब दर्द नहीं होगा, पर फिर भी मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद शू कहता है कि हाँ वो तो होगा, एक्चुअली वो क्या एक सुई थोड़ी इधर उधर हो गई थी जिसके कारण आपका वो बीमारी वो ठीक तो होगी, पर आपका शरीर इतना ज़्यादा आकर्षित था कि मेरा दिमाग खराब हो गया, वो सुई सही जगह के बदले गलत जगह लग गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर डाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो अपने हाथ में चाकू ले लेती है, वो कहती है कि मास्टर शू मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप क्या मेरी जान लेना चाहते हैं क्या, अगर क्या हो अगर वो सुई दूसरी सुई भी अगर इधर उधर हो जाती तो फिर तो मैं तो मरी जाती, आप कितने ज़्यादा ठरकी हैं। शू कहता है अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ये तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारा शरीर इतना ज़्यादा हॉट और खतरनाक है कि मेरा खुद का ध्यान इधर उधर हो गया था, मेरा खुद का दिमाग चकराने लगा था, मेरा खुद के अंदर हवास का जो कीड़ा है वो बाहर आने लगा था, पर मैंने किसी भी हालत में कंट्रोल करके रखा है, प्लीज़ मैंने तो तुम्हारी मदद की है, प्लीज़ मुझे मारना मत। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जा रहा है, डाई उसे अपने घर लेके आ जाती है, शू कहता है कि तो ठीक है अब हमें क्या करना है। उसके बाद डाई कहती है कि प्लीज़ आप यहीं रुकिए। उसके बाद शू कहता है ठीक है मैं यहाँ रुकता हूँ पर जल्दी आना। उसके बाद डाई वहाँ से जाने लगती है, शू अपने मन में कहता है ये लड़की बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे अभी भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना होगा, ये लड़की इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, मुझे जानना होगा कि ये मेरे साथ आखिरकार इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों हो रही है। बाद हमें दिखाई देता है डाई एक कमरे में आती है, वहाँ उस कमरे में एक बंदा बैठा होता है जिसके हाथों और पैरों में जंजीर बंधी होती है, यानी उसे किसी ने बांध के रखा है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, उसकी हालत इतनी कुछ खास नहीं होती, पर उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी देश का प्रिंस है, हाँ वो किसी किसी फैमिली का कोई यंग मास्टर है, उसके हाथ में और पैर में जंजीरें बंधी होती है। और फिर वो सामने की तरफ देखता है और देखने के बाद उसके चेहरे के तो 12 हो जाते हैं, उसकी फटके 4464 हो जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे, क्यों, क्या। फिर वो कहता है डाइन डाइन मेरा मतलब है डाई डाई तुम यहाँ कैसे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, प्लीज मेरे पास अब कुछ नहीं है, देखो मैं अभी भी वर्जन हूँ, मैं एक सीधा साधा अच्छी फैमिली का लौंडा हूँ, मैं वो खराब हरकतें नहीं करता यार, प्लीज मुझे अपने कल्टीवेशन वेसल की तरह यूज मत करो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे क्यों पकड़ के रखा है, मुझे जाने दो। फिर तो बिडाई उसके पास आती है, उसके चेहरे को हाथ लगाती है, वो कहती है यू मेरे डियर माय डियर, आखिरकार तुम घबरा क्यों रहे हो, आखिरकार तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ दिन रात करती हूँ। उसके बाद डाई कहती है कि तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों पकड़ के रखा था, क्योंकि मुझे अपनी इस बीमारी को दूर करने के लिए किसी बंदे की सोल पावर की जरूरत थी और तुम्हारी सोल पावर लाजवाब थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने कल्टीवेशन वेसल के रूप में इस्तेमाल करती रही, और मैं इसीलिए तुम्हें बांध के रखती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी इस बीमारी के बारे में लोगों को बता ना दो, ये बात कहीं फैला ना दो, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ के रखा था, पर अब तुम आज़ाद हो। कहती है कि और मैं साथों साथ आपको आपकी सोल पावर को, आपकी कल्टीवेशन को आपको आपकी वापस दिलाने में पूरी मदद करूंगी। और ये सुनने के बाद वो कहता है क्या सच में, बाद वो कहता है क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी। उसके बाद डाई कहती है हाँ क्यों, आपको क्या अपनी पावर नहीं बढ़ानी, क्या आप यहाँ से आज़ाद नहीं होना चाहते, मेरे लेवल के नहीं आना चाहते। फिर यू कहता है कि नहीं मैं आना चाहता हूँ, और फिर हमें दिखाया जाता है शायद वो दोनों किस करने वाले होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। फिर यू उसके पैरों में गिर जाता है, वो कहता है प्लीज़ डाई प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो यार, मैं जानता हूँ तुम्हारा कुछ ना कोई प्लान है, प्लीज़ तुम जो चाहती हो मुझसे मांग लो, प्लीज़ अभी इस तरह का व्यवहार मत करो, जब भी तुम इस तरह का बर्ताव मेरे साथ करती हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है, प्लीज़ मेरे साथ इस तरह मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और इसी दोस्तों इस करेक्टर को याद रखना, ये भी हमारा सेकेंड मेन करेक्टर है, MC है, मादर चौथ नहीं मतलब मेन करेक्टर है इसलिए। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके हाथ की जो बेड़ियाँ होती है पैर की वो खुल जाती है, वो ये चीज़ देख के हैरान होता है, खुश होता है, वो कहता फाइनली आखिरकार अब मैं आज़ाद हूँ। अरे वाह तुम्हारा शुक्रिया डाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वाह तू कसम से मेरी सच्ची बहन है यार, अब चलो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी कोई वो गंदी चीज़ करने के लिए नहीं, मतलब सामान उठाने के लिए, 2 लोगों का इलाज करने के लिए। वो आदमी ये कहता है, डाई भी कहती है कि हाँ तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की मेरी उस कर्ज को हटाने के लिए, पर फिर भी तुम नहीं कर पाए, और फिर मैंने तुम्हें यहाँ बांध दिया, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, पर अब तुम आज़ाद हो, मेरा वो जो बीमारी है वो ठीक हो चुकी है, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं।
फिर उसके बाद वो बंदा कहता है पर लेकिन वो कर्ज तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सिर्फ मेरे फादर ही उस कर्ज को ठीक कर सकते थे और मेरे फादर ही थे जिन्होंने उस कर्ज को बनाया था, पर वो गलती से तुम्हारे शरीर में चला गया, पर वो कैसे तुम्हारे शरीर से दूर हो गया, क्या मैं तुमसे जान सकता हूँ? फिर डाई कहती है वो मैं तो एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बता दूंगी। और डाई अपने मन में कहती है क्या मैं इसे मास्टर जू के बारे में बता दूं? नहीं, चलो एक काम करती हूँ, मैं इसे बाहर लेके ही जाती हूँ, इसे दिखा देती हूँ कि मास्टर जू कैसे हैं और कौन है, ये देख के पक्का हैरान होगा, इसकी भी फटके 464 हो जाएगी। वो कहता है डाई प्लीज, वो डाई के पैर में पक जाए, वो डाई प्लीज अब मेरे साथ प्लीज कुछ भी गलत काम मत करना, प्लीज डाई अब प्लीज मुझे छोड़ देना यार, मैं फिर कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं देखो लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मुझे छोड़ देना यार, प्लीज मुझे कभी भी मत पकड़ना। डाई कहते हैं मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगी पर तुम मुझे छोड़ दो। फिर वो कहता है पर लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उस तुम्हारे कर्ज को किसने दूर किया, मैं जानना चाहता हूँ। डाई गुस्से में आ जाती है और उसके बाल पकड़ के उसे उठा के बाहर लेके जाने लगती है। वो कहती है चल मैं तेरे को बाहर ही दिखा देती हूँ, पर वो बंदा उसकी बात नहीं सुनता, वो रोए जा रहा होता है, वो डाई प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। बाद वो बाहर आती है और उसके हाथ में उस बंदे को देख के हैरान होता है, वो कहता है ये कौन है, ये क्या हो रहा है? उसके बाद वो कहता है फाइनली आखिरकार तुम आए गई, आखिरकार तो तुम कहाँ गई थी और ये बंदा कौन है? उसके बाद डाई उसके सामने उसे नाक देती है। बाद में वो बंदा कहता है, बाद में शू कहता है हाँ तुम आ तो गई पर मैं जानना चाहता हूँ ये छोटा बच्चा कौन है, ये किसका है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? उसके बाद वहाँ दिखाया जाता है वो बंदा जमीन पे गिरा होता है। डाई कहती है कि नहीं ये मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। शू कहता है तो ये कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या ये तुम्हारा दोस्त है या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और ये सुनने बाद वो अपने मन में कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड, इस बंदे की तो औकात भी नहीं है मेरे बॉयफ्रेंड बनने की। बाद में शू कहता है तो फिर ये कौन है, क्या ये कोई नल्ला है, कोई भिखारी है? उसके बाद युवान, यहाँ इस बंदे का नाम युवान होता है, युवान शू का गला पकड़ लेता है और अपने जीभ से यानी अपने मुंह से एकदम मिडिल फिंगर दिखाता है। वो कहता है कि साले तेरी औकात क्या है, साले तू होता कौन है मुझे भिखारी कहने वाला, मैं एक प्रिंस हूँ समझे, एक प्रिंस, एक गॉड ऑफ मेडिसिन, साले तू होता कौन है मुझे ये बात कहने? हाँ अपनी पटकथा सुनाने लगता है। वो कहता है ये सारी गलती मेरे पिता के कारण हुई है, मेरे पिता एक गॉड ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने एक ऐसा कर्ज बनाया जो लोगों को मुझसे दूर रखे और मैं इस कर्ज के कारण ही लोग मेरे पास नहीं थे। मैं 3 दिन से किसी लड़की को छुआ नहीं, छुआ छोड़ो देखा नहीं, हाँ ये बंदी अलग है पर मैंने इसे देखा छुआ कुछ नहीं। के बाद शू की फटके 464 हो जाती है। वो कहता क्या 3 दिन तक? भाई ये 3 दिन तक एक ही अकेले कमरे में था, इसके पिता ने इसके साथ तो बहुत बुरा किया यार, इसने 3 दिन तक एक लड़की को नहीं देखा, देखा तो छोड़ इसने छुआ तक नहीं, भाई कुछ भी नहीं किया, भाई मैं मान गया, तू तो ग्रेट है यार। को शांत करता है। वो कहता है ठीक है चलो अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब मुझे अपने आप को ठंडे दिमाग से, मुझे इस मामले में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, पर लेकिन ये कह रहा है कि इसके शरीर में कर्ज है, तो ठीक है चलो मैं इसके कर्ज को दूर कर देता हूँ, इस तरह मैं रातों रात तक पैसे कमा सकता हूँ। होता है वो कहता है कि भाई मैं तेरा कर्ज रातों रात दूर कर सकता हूँ। और इस सुनने बाद युवान कहता है क्या सच में भाई क्या तुम मेरा कर्ज दूर कर सकता है? फिर शू कहता है हाँ मैं कसम से तेरी मदद जरूर करूंगा, बस तेरे को एक काम करना, तेरे को नंगा होना पड़ेगा, नंगा हो जा पूरा। और उसके बाद वो पलक झपकते ही नंगा भी हो जाता है। गाइस ये देखिए ये होता है बंदा। वो कहता है यंग मास्टर तो क्या ये पोजीशन ठीक है, तो क्या अब आप मेरे पास आएंगे मेरा कर्ज दूर करेंगे, ये पोजीशन ठीक है ना या किसी और पोजीशन में? भाई लिटरली उसने अपने पूरे कपड़े खोल दिए भाई कसम से। और ये देखने के बाद शू फट जाता है, मतलब कि उसकी हवा टाइट हो जाती है, वो डर जाता है। वो कहता है साले साले तू मेरी बात बड़ी जल्दी समझ गया, तुझ जैसा हरामी लौंडा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, साले पल भर में नंगा हो गया। अबे देख तो ले यहाँ डाई जैसी एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो कहता है कि ना मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी डाई ये लड़कियों में नहीं गिनी जाएगी, ये तो चुड़ैलों में गिनी जाएगी, बस आप मेरा कर्ज दूर कर दीजिए, आइए ना आइए ना। और ये सुनने के बाद शू को कसम से बहुत जोर से गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है ये बंदा पक्का मेरे हाथों से मरेगा, अगर ये यहाँ का प्रिंस नहीं होता ना कसम से मैं इसकी गांड मार देता। और डाई भी अपने चेहरे पे हाथ रख लेती है, उसे भी गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में कहती है ये युवा सच में एक नंबर का बेशर्म बंदा है, इसे ये नहीं दिखा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और इसने कहा कि मैं लड़कियों में नहीं गिनी जाती, मैं डायनों में गिनी जाती हूँ, इसकी ये कहने की जरूरत भी कैसे हुई? मैं पक्का इसे मार डालूंगी, बस एक बार इसका ये कर्ज ठीक कर दे, उसके बाद ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। उसके बाद शू कहता है ठीक है चलो अब इन बातों को छोड़ो, ठीक है अब चलो तुम्हारा इलाज करने का समय आ गया। वो अपनी सुई को रेडी करता है। वो कहता है चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड भी यही खत्म होता है।